एक शक्तिशाली अर्ध अमर व्यक्ति जिसका नाम एल्डर व्हाइट स्टोन था चौक में उतरा। उसने विशाल सफेद कपड़े पहने थे जिन पर अमर दुनिया की लिपि की कढ़ाई थी। उसके हाथ सुनहरी नसों से ढके थे जिससे ऐसा लग रहा था कि उसके भीतर कानून और व्यवस्था की शक्ति है। वह कोई साधारण योद्धा नहीं था, बल्कि टाइटन एम्परर कॉलेजियम का एक उच्च अधिकारी था। ये कॉलेजियम 4 जंगली ग्रहों की प्रणालियों में सबसे सर्वोच्च शिक्षण संस्थान था। वहां के नए योद्धा और सेवक भी प्रसिद्ध और शक्तिशाली व्यक्ति थे, इसलिए ये बताने की जरूरत नहीं थी कि एक एल्डर कितना अद्भुत होगा। जाहिर है उन्हें किसी भी सामान्य योद्धा से कहीं ज्यादा सम्मान मिलता होगा। केवल अर्ध अमर ही एल्डर बन सकते थे, कोई भी जो उनसे कम शक्तिशाली था। यहाँ तक कि 9वें दर्जे का महान आर्शी भी केवल एक योद्धा ही बन सकता था। जैसे ही एल्डर व्हाइट स्टोन चौक में उतरा, वह उस दरवाजे की ओर चलने लगा जो मृग तृष्णाओं की दुनिया की ओर जाता था। तभी अचानक एक व्यक्ति उसके सामने आ गया और उसका रास्ता रोक दिया। वह कोई और नहीं, यान वेई था। यान वेई ने कहा, एल्डर व्हाइट स्टोन, आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप प्रवेश समारोह में दखल देने की योजना बना रहे हैं? क्या आप सच में कॉलेजियम के नियमों को इस तरह तोड़ने वाले हैं? एल्डर व्हाइट स्टोन ने उत्तर दिया, यान वेई, मुझे मत बताओ कि तुमने प्रवेश समारोह में हो रही अजीब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। मृग तृष्णाओं की दुनिया के जादुई नियमों के साथ छेड़छाड़ की गई है। एक योद्धा की अभी अभी मृत्यु हुई है। यह एक बड़ी समस्या है। मुझे वहां जाकर जो हो रहा है उसे रोकना होगा। यान वेई ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, आपको दखल देने का क्या अधिकार है? प्रवेश समारोह के नियम बहुत पहले ही तय हो चुके थे। किसी को भी इसमें दखल देने की अनुमति नहीं है। मृग तृष्णा की दुनिया में हर तरह की घटनाएं हो सकती हैं, कभी कभी तो ऐसी भी जिनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आमतौर पर जो लोग अंदर मरते हैं वे बाहर फिर से जन्म लेते हैं, लेकिन नियम बदल गए हैं। यह दर्शाता है कि मेरा छोटा भाई ध्रुव कितना कुशल है। ऐसे कौशल के बिना क्या आपको सच में लगता है कि इनविंसिबल सोसाइटी उसे अपना 18वां शिष्य बना लेती? सच तो यह था कि जो कुछ हुआ था उससे यान वेई भी हैरान था। वह सोच भी नहीं सकता था कि ध्रुव किसी को मारकर उसे दोबारा जन्म लेने से कैसे रोक सकता है। ये मानना उसके लिए बहुत मुश्किल था कि उसने सच में जीवन और मृत्यु के जादुई नियमों के साथ छेड़छाड़ की थी। हालांकि ये विवरण सच में मायने नहीं रखते थे। यान वेई किसी भी तरह से किसी को भी प्रवेश समारोह में बाधा डालने और ध्रुव के लिए समस्याएं पैदा करने की अनुमति नहीं देने वाला था। यह एल्डर व्हाइट स्टोन एवरलास्टिंग सोसाइटी से था, इसलिए यह साफ था कि क्या हो रहा था। वह एवरलास्टिंग अलायंस के किसी व्यक्ति की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। अगर ऐसा होता तो यह इनविंसिबल सोसाइटी की प्रतिष्ठा के लिए बुरा होता। इसके अलावा यह पहले से ही तय था कि ध्रुव का प्रदर्शन एक बड़ा हंगामा खड़ा करने वाला था। इससे इनविंसिबल सोसाइटी को बहुत सम्मान मिलेगा और इसीलिए यान वेई को अच्छी तरह पता था कि इस स्थिति में उसे क्या करना है। एल्डर व्हाइट स्टोन को हस्तक्षेप करने से रोकना और ध्रुव को मृग तृष्णाओं की दुनिया में गौरव हासिल करने देना। वह जितना बेहतर प्रदर्शन करेगा, उसके स्वामी इनविंसिबल डुगू की छवि उतनी ही बेहतर होगी। इसका क्या मतलब है यान वेई? एल्डर व्हाइट स्टोन गुस्से से चिल्लाया, क्या मैं यहाँ एल्डर हूँ या तुम? अगर मैं कहूँ कि मैं प्रवेश समारोह में जा रहा हूँ तो मुझे कोई नहीं रोकेगा। यान वेई एक कदम भी पीछे नहीं हटा। प्रवेश समारोह लाखों सालों से इसी तरह मनाया जाता रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम टाइटन सम्राट कॉलेजियम की परंपराओं को यूं ही खत्म कर सकते हो? तुम यहाँ आखिर क्या हासिल करना चाह रहे हो? आंखें चमकाते हुए एल्डर व्हाइट स्टोन ने कहा, तुम बड़ों से पूछताछ करने के लायक नहीं हो। मैं तो बस दूसरे बड़ों की मर्जी पर काम कर रहा हूँ। अब मेरे रास्ते से हट जाओ। यह कहते हुए उसने यान वेई को अपने रास्ते से हटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मरना चाह रहे हो? स्विश! एक धुंधली रोशनी फैली जिसे कोई साफ नहीं देख पा रहा था और तभी एल्डर व्हाइट स्टोन चीखे और पीछे की ओर भागे। हालांकि उन्होंने ऐसा सिर्फ एक हाथ से किया। उनका दूसरा हाथ हवा में उछला जिससे खून चारों तरफ फैल गया। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक कागज का ताबीज उस ठूंठ पर आ गिरा जिसने उसे तुरंत इस तरह से बंद कर दिया कि वह फिर कभी न उग सके। सामान्यतः अर्ध अमर सिर्फ भुजाएं ही नहीं बल्कि पूरा शरीर भी वापस उगा सकते थे। उनकी आयु लगभग स्वर्ग जितनी ही थी और इसलिए वे लगभग पूरी तरह नष्ट होने के बाद भी वापस आ सकते थे। लेकिन यान वेई ने एल्डर व्हाइट स्टोन की जीवन शक्ति को सील करने के लिए एक दिव्य प्रकाश का उपयोग किया था। न्याय करते हुए भगवान निम्बस। एल्डर व्हाइट स्टोन डर के मारे पीछे हट गए और अपना हाथ अपनी बाह के ठूंठ पर दबा लिया। तुमने सच में मुझ पर हमला करने की हिम्मत की?
मैं तो क्या हुआ अगर मैंने तुम पर हमला कर दिया? यान वेई ने ठंडे स्वर में कहा। मेरे निर्णायक देव निम्बस 18 चरणों में बंटे हैं और मैंने अभी केवल 10वें चरण का ही उपयोग किया है। यह मेरे सबसे बड़े भाई द्वारा उपयोग किए जाने वाले 18वें चरण से काफी कमजोर है। तुम भाग्यशाली हो कि मैंने केवल एक हाथ लिया, तुम्हारी जान नहीं। आपका सबसे बड़ा भाई? यहाँ तक कि एल्डर व्हाइटस्टोन का चेहरा यान वेई के सबसे बड़े भाई के उल्लेख पर उतर गया, जो एक दुःस्वप्न व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, जिसने टाइटन सम्राट कॉलेजियम में नंबर 1 योद्धा के पद तक पहुंचने के लिए खून की धारा बहा दी थी। कॉलेजियम में वीरों और प्रतिभाशाली लोगों की भरमार थी और यह लाखों वर्षों से अस्तित्व में था। हर एक योद्धा अद्भुत था, इसलिए यह सिर्फ कल्पना ही की जा सकती थी कि उनमें से नंबर 1 योद्धा कैसा होगा। कॉलेजियम के कुछ पुराने सदस्य भी अतीत में इनविंसिबल सोसाइटी के सबसे बड़े भाई से उलझ चुके थे। वे सभी हार गए थे और कुछ की तो मृत्यु भी हो गई थी। मैंने तुम्हारा एक हाथ पहले ही काट दिया है, एल्डर व्हाइटस्टोन। अगर तुम तुरंत पीछे नहीं हटे तो अपनी जान लेने के लिए सिर्फ अपनी ही जिद को जिम्मेदार ठहराओगे। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। यान वेई ने एक और कदम आगे बढ़ाया। मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा? अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा? तुम्हें लगता है कि सिर काटने और फांसी देने वाला हॉल मुझे सजा देने की कोशिश करेगा? ठीक है, मैं अपने बड़े भाई को भेजकर उनसे बात करूंगा, या शायद मैं अपने गुरु की मदद लूंगा। उम्मीद है कि इससे सिर काटने और फांसी देने वाले हॉल का पूरी तरह से पुनर्गठन नहीं होगा। मैं इसे नहीं भूलूंगा, एल्डर व्हाइटस्टोन ने दांत पीसते हुए कहा। अपना कटा हुआ हाथ उठाते हुए उन्होंने आगे कहा, और इसकी वजह से इनविंसिबल सोसाइटी का अंत बहुत बुरा होने वाला है। यह कहकर वे हवा में उड़ गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। इस बीच अन्य बुजुर्ग इस मामले पर बात कर रहे थे। अच्छा सब लोग, यान वेई ने अभी अभी एल्डर व्हाइटस्टोन का हाथ काट दिया है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें नीचे जाकर उससे कुछ समझाना चाहिए? उसे तर्क सिखाओ, वो तो एक दुष्ट राक्षस है। इनविंसिबल सोसाइटी के निचले दर्जे के 7 शिष्यों को भूल जाओ, उनके शीर्ष 10 तो सभी शैतान राजा हैं। मैं सहमत हूँ। जब भी इनविंसिबल सोसाइटी के योद्धा कुछ करते हैं तो उसका नतीजा खून खराबे और नरसंहार के रूप में सामने आता है। अगर वह हमें प्रवेश समारोह में जाने से रोकना चाहता है तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी इसमें कुछ कर सकता है। धैर्य से प्रतीक्षा करो और देखो कि स्थिति कैसे विकसित होती है। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूँ कि एल्डर व्हाइटस्टोन क्या करते हैं। संभवतः वे जाकर इस मामले की सूचना एवरलास्टिंग सोसाइटी को देंगे। बेशक उनमें से किसी ने भी एक भी काम करने की हिम्मत नहीं की। मृग तृष्णाओं की दुनिया के बाहर एक हिंसक तूफानी घटना घट रही थी और अंदर खंजर निकाले जा रहे थे और धनुष निशाना साधे जा रहे थे। यू क्वान की मौत ने प्रवेश समारोह में मौजूद सभी योद्धा को अंदर तक हिला दिया था। आखिरकार उसकी मौत सच में हो गई थी, जो एक भयानक विचार था। मार डालो इसे, भूमिपार्थ चिल्लाई। अगर वह इस तरह नियम तोड़ सकता है तो इसका मतलब है कि हम सब खतरे में हैं। मुसीबत की जड़ को मिटा दो, इसकी जान ले लो। जैसे ही उसने एक बार फिर अपनी असंख्य कांस्य दिव्य गोली का इस्तेमाल किया, उसकी कांस्य त्वचा अचानक अपार शक्ति से फूट पड़ी। अमर कणों की शक्ति उसके भीतर बहने लगी, उसके साथ मिलकर उसे एक ऊंचे स्तर पर धकेलती रही, जब तक कि वह 9वें चरण के महाकाव्य गाथा आर्षि जितना शक्तिशाली नहीं हो गया। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींची और ध्रुव की ओर मुक्का मारा। स्वर्ग को बुझा दो, पृथ्वी को तबाह कर दो। आकाश और पृथ्वी ढह गए और ज्वालामुखी की शक्ति के साथ शक्ति फूट पड़ी। सच्ची ऊर्जा ने असंख्य ज्वालामुखियों को जन्म दिया, जिनसे घातक शक्ति के साथ कांस्य का तरल पदार्थ बह निकला। ध्रुव ने ठंडी सांस ली जब उसके देवदूत पंख खुले। उसने उन्हें फड़फड़ाया, जिससे उस क्षेत्र की सभी ऊर्जा कलाएं और ऊर्जा क्षेत्र तुरंत नष्ट हो गए। फिर उसने फिर से एक ईश्वर के हाथ का आह्वान किया। सृष्टि, उसने कहा। गड़गड़ाहट। यह एक ईश्वर के हाथ का प्रारंभिक रूप था, जिसे सृष्टि कहा जाता है। यह एक सरल शब्द था, लेकिन यह दर्शाता था कि कैसे परम ईश्वर ने धीरे धीरे ब्रह्मांड की रचना की थी। ध्रुव के हाथ संकेंद्रित वृत्तों में घूमते थे और हर घुमाव के साथ ऐसा लगता था मानो अरबों विमान अस्तित्व में आ रहे हों, जो पहाड़ों, नदियों, झरनों, भूमि, ब्रह्मांड, यिन यांग, 5 चरणों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अनगिनत अन्य तत्वों से भरे हुए हों। उसके दोनों हाथों ने एक ऐसी छवि बनाई जो प्रकृति जैसी थी, जो फिर भूमिपार्थ की ओर बढ़ी। भूमिपार्थ की स्वर्ग को बुझाने, पृथ्वी को तबाह करने की चाल सृष्टि से टकरा गई
और एक विशाल आघात लहर सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे निचले स्तर के कई योद्धा पीछे की ओर लुढ़क गए। जल्दी से आना। उस एक ही चाल ने जीत और हार तय कर दी। भूमिपार्थ के मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा और वह गोली की तरह तेजी से पीछे की ओर भागा। उसके अमर कण फीके पड़ गए और उसके शरीर और असंख्य कांस्य दिव्य गोली के बीच का संबंध मिट गया। एवरलास्टिंग अलायंस के विशेषज्ञ हैरान रह गए, लेकिन वे शीघ्र ही संभल गए। उसे मार डालो, बिना किसी हिचकिचाहट के। उन्होंने अपनी सबसे घातक और विनाशकारी तकनीकों का प्रयोग किया, जिससे ध्रुव की दिशा में दिव्य प्रकाश की एक धारा प्रवाहित हुई। यहाँ तक कि कुछ अन्य योद्धा भी थे जिन्होंने फैसला किया कि उन्हें ध्रुव पर तब प्रहार करना चाहिए जब वह नीचे गिरा हुआ हो, और उन्होंने अपने हमलों को एवरलास्टिंग अलायंस के हमलों में जोड़ दिया। देवसेना स्वर्ग, ध्रुव ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। तुरंत आर्षी प्रकाश चमक उठा और अतिशय रक्षा प्रकट हुई, जिसने उसके आसपास के 60 वर्ग मीटर के क्षेत्र में सब कुछ देवताओं के क्षेत्र में बदल दिया। सभी आक्रमण गॉड लीजन पैराडाइज पर हुए, लेकिन उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। महानता के नरक से निकलने के बाद ध्रुव 8वें चरण के महान ऋषियों को मार सकता था। तब उसने अपनी मां के साथ लगभग 1 साल तक साधना का अभ्यास किया था। इन सब बातों के कारण वह बहुत पहले ही तीसरे चरण को पार करने और एक शाश्वत रेत अर्षि बनने की स्थिति में पहुंच गया था। अब वह आसानी से 9वें चरण के महाकाव्य गाथा आर्षि का सामना कर सकता था, और एक अमर वस्तु के साथ वह एक को मार भी सकता था। मेरे स्वर्ग ध्वंसक धनुष, मेरे स्वर्ग विनाश करने वाले बाणों और मेरे नए प्राप्त स्वर्ण ड्रैगन स्केल गॉड्सगिफ्ट का उपयोग करने का समय आ गया है। आगे आओ। अमर ऊर्जा का संचार हुआ और एक धनुष, बाणों का एक समूह और एक दिव्य नाव गॉड लीजन पैराडाइज में प्रकट हुए। तीनों अमर वस्तुओं से तीव्र गड़गड़ाहट की आवाजें और चमकदार रोशनी निकल रही थीं। एक सहज गति में उसने स्वर्ग को नष्ट करने वाला धनुष पकड़ लिया और स्वर्ग को नष्ट करने वाला बाण चला दिया। फिर उसने तीर छोड़ा, जो गायब हो गया और कुछ ही क्षण बाद भूमिपार्थ की छाती के ठीक सामने प्रकट हुआ। भूमिपार्थ, वही व्यक्ति जिसने समारोह शुरू होने से पहले ध्रुव को अपनी विनाशकारी ध्वनि तरंग से उकसाया था और फिर उसे लड़ाई में शामिल किया था, मरने वाला था। ध्रुव के लिए उसे न मारना कभी भी एक विकल्प नहीं था, इसलिए उसने उसे मिटाने के लिए एक विस्फोटक हिंसक हमला किया। उसने स्वर्ग दफनाने वाले धनुष और स्वर्ग विनाश करने वाले बाण का इस्तेमाल किया, जिससे भूमिपार्थ का निजी क्षेत्र चकनाचूर हो गया और उसकी आत्मा को मिटाने के लिए उसकी ऊर्जा के सागर में प्रवेश कर गया। स्वर्ग विनाशक तीर ने भूमिपार्थ की रक्षात्मक ऊर्जा को ऐसे तोड़ दिया जैसे कोई पत्थर पीने के गिलास को कुचल देता है, और फिर सीधे उसके शरीर में जा घुसा। एक दर्दनाक चीख निकली जब उसके सीने में एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया और कांसे जैसा खून और लहू बाहर निकल आया। भूमिपार्थ अंदर और बाहर से कांसे का था और उसके अर्शिकण भी कांसे की जंजीरों जैसे लग रहे थे। ठीक हो जाओ, मुझे तुरंत ठीक होना होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसके पास एक और अमर वस्तु है, एक अमर धनुष और बाण। अचानक उसने अपने हाथ आगे की ओर लहराए और चिल्लाया, सच्चा कांस्य अजेय युद्ध जादू। गड़गड़ाहट, उसके हाथों की नसें उभर आईं और उसके पूरे शरीर को ढकने लगीं, जिससे उसका शरीर भी ठीक हो गया। फिर वह चिल्लाया, दिव्य भौतिकता का हाथ। एक चमकदार भ्रामक हाथ प्रकट हुआ जिसने स्वर्ग विनाशक तीर को पकड़ लिया और उसे अपनी जगह पर रोक लिया, जिससे वह उसकी आत्मा में घुसने से बच गया। ये काम नहीं चलेगा, ध्रुव ने कहा। मैं तुम्हें मरवाना चाहता हूं, इसलिए तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अपने एंजल विंग्स की सहायता से वह इतनी अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा कि कोई भी उसकी गति का पता नहीं लगा सका। उसकी गति प्रकाश के बराबर थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो उसका कोई अस्तित्व ही ना हो। कोई अर्ध अमर उसे पकड़ सकता था, लेकिन 9वें चरण के महाकाव्य गाथा आर्षियों को ऐसा करने की कोई उम्मीद नहीं थी। यद्यपि वह डेमी इमोर्टल स्तर से नीचे के विरोधियों के विरुद्ध अजेय नहीं था, फिर भी वह निश्चित रूप से ऐसा प्रतिद्वंद्वी था जिसे कोई भी कभी भी पराजित नहीं कर सकता था। कुछ ही क्षणों में उसने खुद को सीधे भूमिपार्थ के सामने रख दिया और दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। यह एक ईश्वर का हाथ नहीं था, बल्कि भूतों के रोने और देवताओं के विलाप की आवाजें सुनाई दे रही थीं, साथ ही एक विशाल ब्लैक होल का अंधेरा भी। उस ब्लैक होल के भीतर महानता के नर्क का सार था, एक शानदार अंधेरा और उदासी जो चमक और प्रकाश के लिए एक आदर्श आवरण थी। यह नरक की शक्ति है,
भूमि पार्थ के चेहरे पर भय का भाव छा गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसे ब्लैक होल की ओर खींचा जा रहा है। आत्मविस्फोट, उसने निर्णायक स्वर में कहा। अचानक उसकी सार शक्ति एक प्रचंड ज्वालामुखी के बल से फट पड़ी और उसका शरीर चकनाचूर होते हुए चारों दिशाओं में कांसे जैसा रक्त छिड़क गया। खुद को उड़ा रहे हो? अच्छा, समझ गया। उम्मीद है कि यहाँ जीवन और मृत्यु के जादुई नियम तुम्हें बाहर पुनर्जन्म लेने देंगे। माफ करना, नरक की आग की क्रूसिबल, आगे आओ। भिज। एक प्राचीन और विशाल क्रूसिबल प्रकट हुआ जो धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर घूम रहा था, ब्रह्मांड की शक्ति से स्पंदित। पलक झपकते ही भूमि पार्थ का खून और टूटे हुए अवशेष अंदर खींच लिए गए। नहीं, वह चिल्लाया, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मैं सच्चे कांस्य लोक में सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली हूं। मेरा अर्ध अमर बनना तय है। मैं यहां कैसे मर सकता? खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष करते हुए उसने अपने शरीर को वापस एक साथ खींचा, जिसके बाद कांस्य अमर गोली एक बार फिर उसके माथे में प्रकट हुई। ध्रुव ने ताई चंगई को नरक की आग की क्रूसिबल में संघर्ष करते हुए देखने की जहमत भी नहीं उठाई। अपने हाथ हिलाते हुए उसने क्रूसिबल को तेजी से सिकोड़ दिया। प्रचंड अर्शी अग्नि अमर को भस्म कर सकती है। जीवन में क्या आनंद है, मृत्यु में क्या पीड़ा है। धूल शून्य में लौट जाती है। स्वर्ग के कक्षों की पवित्र भूमि शाश्वत और अमर है। भूमि पार्थ की चीखें धीरे धीरे धीमी होती गईं और फिर वे सिर्फ सिसकियां बनकर रह गईं। फिर वे पूरी तरह से गायब हो गईं और उनकी अमर गोली भट्टी से निकलकर ध्रुव के हाथ में आ गई। उसने उसे देखा, फिर उसे अपने पैतृक छिद्र में डाल दिया। पलक झपकते ही वह उसके खून में घुल गया। असंख्य कांस्य दिव्य गोली सच्चे कांस्य लोक का एक अनमोल खजाना थी, लेकिन ध्रुव के लिए यह पूरी तरह से बेकार थी। हालांकि जिन सामग्रियों से इसे बनाया गया था, साथ ही इसके अमर कर्ण और सामान्य शक्ति उसकी नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति के लिए फायदेमंद हो सकते थे। पलक झपकते ही एक अमर दुनिया से शक्ति उसके अंदर प्रवाहित हुई, जिससे उसके 5 अंतड़ियां और 6 आंतें कांपने लगीं। श्वांस लें, श्वांस छोड़ें। अचानक एक भयंकर तूफान उठा। ध्रुव की एक सांस पर्वत श्रृंखलाओं को हिला देने और समुद्र को सुखा देने के लिए पर्याप्त थी। दर्शकों को प्रतिक्रिया देने में कुछ क्षण लग गया। वह मर गया, भूमि पार्थ भी मर गया, और उसकी अमर वस्तु योर वाइल्ड्स के उस साधक ध्रुव ने छीन ली और उसे अपने में समाहित कर लिया। वह आदमी एक दुष्ट राक्षस है। योर वाइल्ड्स में टूटे फूटे खंडहरों के अलावा कुछ नहीं बचा है। वहां से कोई इतना शक्तिशाली कैसे आ सकता है? भले ही वह मृग तृष्णाओं की दुनिया में लोगों को मार सकता है, जो उसे एक चमत्कार बनाता है। आप उसे सामान्य बुद्धि से नहीं आंक सकते। कोई आश्चर्य नहीं कि अजेय समाज के अद्भुत और लगभग अमर इनविंसिबल डुगू ने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। अजेय समाज के सभी लोग विचित्र हैं। नहीं, यह ध्रुव एक सनकी से भी बढ़कर है। तुम्हें पता है, जो लोग वर्णन से परे हैं उनके लिए सिर्फ एक ही शब्द है, वह एक देवता है। लोग ध्रुव के बारे में बात करने में असमर्थ हो रहे थे और भगवान जैसे शब्दों का सहारा ले रहे थे। यह उस कहावत की तरह था जिसका लोग वर्णन नहीं कर सकते, वे उसे देवताओं पर आरोपित कर देते हैं। ध्रुव इतना शक्तिशाली था कि कुछ सामान्य अभिव्यक्तियां उसके लिए उपयुक्त नहीं लगती थीं, जैसे सनकी, शैतान, चौंकाने वाला, पूर्ण प्रतिभाशाली। 10,000 वर्षों में शायद ही कभी देखा गया। जब लोगों के पास विस्मयादिबोधक शब्द खत्म हो जाते थे, तो इसका मतलब होता था कि जिस व्यक्ति के बारे में वे बात करना चाह रहे थे, वह मूलतः एक दिव्य प्राणी था। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, बिल्कुल देवताओं की सेना की तरह। अजेय समाज का सबसे बड़ा भाई भी ऐसा नहीं है, और उसने 3000 समाजों को हराया, लीगलिस्ट कॉलेजियम को कुचला और प्रमुख बुजुर्गों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह भी वास्तव में मृग तृष्णाओं की दुनिया में लोगों को नहीं मार सकता था। चर्चाएं तेज हो गईं और हर तरफ आतंक, क्रोध, भय और मूक आघात के भाव दिखाई देने लगे। इस समय ध्रुव मृग तृष्णाओं की दुनिया में सभी के ध्यान का केंद्र थी, साथ ही टाइटन सम्राट कॉलेजियम के उन बुजुर्गों के भी जो इस कार्यवाही का अवलोकन कर रहे थे। भागो, यहां से निकल जाओ। हमारा सदाबहार गठबंधन उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सदाबहार गठबंधन के बाकी बचे 1 दर्जन विशेषज्ञ ध्रुव से पहले ही बुरी तरह डर चुके थे और लड़ने के मूड में नहीं थे। इस समय वे बस यही चाहते थे कि मृग तृष्णाओं की दुनिया से अपनी जान बचाकर भाग जाए। तुम में से कोई भी कहीं नहीं जा रहा। तुमने मेरे परिवार और दोस्तों को धमकाया है, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
तुम सब यहीं मर जाओगे। ध्रुव ने अपना पैर पटका और उस जगह का माहौल बिखर गया और पूरी तरह से आदिम अराजकता में बदल गया। वूश! अचानक वह छायादार क्लोन प्रक्षेपणों के समूह में विभाजित हो गया, जो भागते हुए विशेषज्ञों की ओर बढ़े। पश्चिम से चीख की आवाज आई जब एक विशेषज्ञ को मुक्के से मार गिराया गया। उत्तर में 3 विशेषज्ञ आतिशबाजी की तरह फट पड़े और एक ब्लैक होल में समा गए। उनके ऋषिकण, सार रक्त, प्राण ऊर्जा, शक्ति और जादुई खजाने सब गायब हो गए। वे पूर्णतः मृत थे। दूर से एक विशालकाय जीव दिखाई दिया और कुछ ही पल बाद विशेषज्ञों का एक पूरा समूह विस्फोट में उड़ गया। देखते ही देखते एवरलास्टिंग अलायंस के सभी लोग मर गए। 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञों को शीघ्रतापूर्वक तथा सफाई से हटा दिया गया। खून की बदबू ने मृग तृष्णाओं की दुनिया को भर दिया। वहां मौजूद सभी लोगों को गहरा डर सता रहा था और उनके जबड़े खुले के खुले रह गए थे। बेशक किसी ने भी कुछ करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि ध्रुव उन्हें खत्म कर देगा। आखिरकार उसने अभी अभी अनंत गठबंधन को इतनी आसानी से कुचल दिया था मानो वे सूखे हुए खरपतवार हों। मर गए, वे सब मर गए। हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर हमने उस शैतान को उकसाया तो हम सब मर जाएंगे। तो हम क्या करें? उसके हाथों मारे जाने का इंतजार करने से बेहतर है कि हम खुद को मार डालें। कम से कम इस तरह हम यहाँ से सुरक्षित निकल तो सकते हैं। लेकिन अगर हम खुदकुशी कर लें तो हम नए छात्र बन जाएंगे। हमें सालों तक खदानों में भेज दिया जाएगा बिना किसी आजादी के। क्या तुम सच में इसे स्वीकार कर सकते हो? सब शांत हो जाओ, ध्रुव ने चारों ओर देखते हुए कहा। जब तक तुम अपनी जगह स्वीकार करते हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अचानक उसकी ऊर्जा जोरदार तरीके से बढ़ने लगी। उसने अभी अभी 1 दर्जन से ज्यादा उत्परिवर्ती मनुष्यों के रक्त और प्राण ऊर्जा का सार ग्रहण किया था, जिससे उसे कई अन्य लोगों के प्राकृतिक नियमों पर नियंत्रण प्राप्त हुआ। उदाहरण के लिए ब्राइट सन ट्रूब्रोन्स बॉडी ने उसे सूर्यों और कांस्य की गहरी समझ दी। आइसजेड अल्ट्रा फ्रिजिड बॉडी ने उसे शीत के जादुई नियमों पर नियंत्रण दिया। और भी कई थे। समय की कुछ ही सांसें बीत चुकी थीं और वह पहले से ही अनंत रेत की सीढ़ी को तोड़ने की स्थिति में था। पास के एक विशेषज्ञ ने कहा, हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्रुव ने उत्तर दिया। मैं मृग तृष्णाओं की दुनिया को साफ करने जा रहा हूं। समारोह समाप्त होने तक तुम लोग अपनी इच्छानुसार करो। अगर कोई मेरे खजाने को छीनने या मुझसे लड़ने की कोशिश करे तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। तुम सबने देखा कि मैं अभी क्या कर सकता हूं। मैं यहाँ जिसे भी मारूंगा उसका पुनर्जन्म बाहर नहीं होगा। यहाँ मृत्यु ही वास्तविक मृत्यु है। यह कहकर वह विभिन्न खजाने, शक्ति के बीज और आत्मा रत्न इकट्ठा करने के लिए चल पड़ा। अन्य छात्र केवल ईर्ष्या से देख सकते थे तथा उनमें से किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। यहाँ शक्ति क्रिस्टल हैं। इनमें एयोनिक आयनीकरण सत्य ऊर्जा है, जो कथित तौर पर एयोनिक देव स्वर्ग से आती है, जो सामान्य अमर दुनियाओं से कहीं ऊपर है। इन क्रिस्टलों से आप आयोनिक आयनीकरण देव शक्ति का निर्माण कर सकते हैं। खैर, अब वे ध्रुव के हैं। ये सार्वभौमिक आकाशीय सत्य ऊर्जा है जो एक अत्यंत उच्च स्तरीय अमर लोक से आती है। ऐसी शक्ति टाइटन सम्राट स्वर्ग आकाशीय सत्य ऊर्जा है जो एक अत्यंत उच्च स्तरीय अमर लोक से आती है। ऐसी शक्ति टाइटन सम्राट स्वर्ग की शक्ति से कहीं बढ़कर है। मैंने जो सुना है उसके अनुसार हमारा टाइटन सम्राट स्वर्ग अमर लोकों के सबसे निचले दर्जे के प्रकारों में से एक है। यहाँ हम जो चीजें देख रहे हैं वे सभी उच्च स्तरीय लोकों से आती हैं। आप सही कह रहे हैं। अमर लोकों की रैंकिंग हम साधकों के समान ही है। साधकों में ऊर्जा कलाकार, जीवन हरणकर्ता, महापुरुष, अर्ध अमर, विध्वंसक और धर्म मिथक होते हैं। लेकिन अमर लोकों में और भी ज्यादा श्रेणियां हैं, कुल मिलाकर 33। तो ये सभी उच्च अमर दुनिया से विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं। ये कितने दुख की बात है कि ध्रुव को ये सब मिल रहा है। ध्रुव ने एक के बाद एक शक्ति के चमकदार प्रकटीकरण को अपने कब्जे में ले लिया। समारोह में मौजूद अन्य योद्धा अचंभित थे, लेकिन इस डर से कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि कहीं वह उन्हें मार न डाले। बुरा नहीं, ध्रुव ने सोचा। अमर लोकों की ये शक्तियां अद्भुत हैं। ये निश्चित रूप से टाइटन सम्राट स्वर्ग से भी ऊंचे अमर लोकों से आती हैं। यह आने वाले दिनों में मेरी सचमुच मदद करेगी। ध्रुव में प्रवेश करने वाली सार्वभौमिक शक्ति का लगभग निरंतर प्रवाह सीधे उसके देवसेना स्वर्ग में चला गया।
जिससे वहां के आर्षिकण ऐसे जलने लगे जैसे कि उनमें आग लगी हो। अपनी माँ और हैंगिंग माउंटेन के अन्य शीर्ष विशेषज्ञों के साथ बिताए समय की बदौलत उसने ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में और भी बहुत कुछ सीखा था। उसने एक ईश्वर के रक्त का और भी अधिक निर्माण किया था और गॉड लीजन सील से और भी अधिक जानकारी प्राप्त की थी। ब्रह्मांड में अनंत लोक और असंख्य अमर लोक थे। हालांकि ये अमर लोक 33 श्रेणियों में व्यवस्थित थे। टाइटन सम्राट स्वर्ग, 9 यांग स्वर्ग और समुद्र राजा स्वर्ग जैसे विमान अपेक्षाकृत कम शक्ति स्तर वाले प्रथम श्रेणी के अमर विमान थे। जितने अनंत रेत के कण थे उतने ही प्रथम श्रेणी के अमर लोक थे। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोई भी ठीक नहीं जानता था कि कितने अमर लोक हैं। अफवाहों के अनुसार सर्वोच्च अमर लोक वे थे जो देवताओं की सेना के करीब थे और सामान्य मनुष्यों की पहुंच से परे थे। टाइटन सम्राट स्वर्ग जैसे प्रथम श्रेणी के अमर लोक की शक्ति अनमोल थी। हालांकि यह दूसरे और तीसरे दर्जे के स्वर्गों की शक्ति से भी कहीं आगे निकल गई थी और अब ध्रुव द्वारा ऐसी उच्च स्तरीय शक्तियों के अनगिनत प्रकटीकरणों को एकत्रित किया जा रहा था। मृग तृष्णाओं की दुनिया से सारे खजाने साफ होने में ज्यादा समय नहीं लगा। अनगिनत कीमती चीजें जिनके लिए योद्धा प्रवेश समारोह में प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद कर रहे थे अब उसके कब्जे में थीं। उस समय मिराज की दुनिया में एक झटका आया और अंदर मौजूद योद्धा को वापस चौक पर खींच लिया गया। बेशक एवरलास्टिंग अलायंस के लोग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसके कारण अन्य योद्धा के चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि उन्हें पुष्टि मिली कि वे विशेषज्ञ वास्तव में मर चुके हैं। अक्सर लोग ताबूत देखने तक आंसू नहीं बहाते थे, या यूं कहें कि जब तक उन्हें भयावह सच्चाई का सामना नहीं करना पड़ता था तब तक उन्हें यकीन नहीं होता था। खैर, इस समय समारोह में मौजूद योद्धा ताबूत देखकर आंसू बहा रहे थे और उनके दिल डर से भर गए थे। खिलखिलाकर हंसते हुए तरुक ध्रुव के पास आकर बैठ गया और उसका कंधा पकड़ लिया। बहुत बढ़िया काम 18वें कनिष्ठ भाई, तुमने तो बड़े भाई से भी बेहतर प्रदर्शन किया। लगता है गुरु की नजरें वाकई तेज हैं। प्रवेश समारोह समाप्त हो गया है और अब से तुम अजेय समाज के औपचारिक सदस्य हो। हम 18 लोग अब अजेयता के वाहक हैं। जी सर, ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा। वह जानता था कि कॉलेजियम में अन्य लोग अजेय सोसाइटी के सदस्यों को असामान्य मानते थे। उनकी संख्या कम थी, लेकिन उनमें से हर एक बेहद ताकतवर था। अब चूंकि वह सदस्य था, कम से कम उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ तो था। कोई भी धूर्त या दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति उसे निशाना बनाने से पहले 2 बार जरूर सोचेगा। तरुक ने ऊपर चमकती रोशनियों को देखा जो बुजुर्गों की थीं और हंस पड़ा। ठीक है, चलो जूनियर 18वें भाई, तुमने एवरलास्टिंग अलायंस के सभी नए योद्धा को मार डाला और जैसे ही एवरलास्टिंग सोसाइटी के सोसाइटी प्रमुख को पता चलेगा, वह निश्चित रूप से भड़क उठेगा। वे इसे जाने नहीं देंगे, यह पक्का है। लेकिन चिंता मत करो, एक बार जब बड़ा भाई वापस आ जाएगा तो वह उन्हें समझा देगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ध्रुव ने जवाब दिया और वे चौक से बाहर निकलने लगे। मुझे अपने मामले खुद निपटाना पसंद है। अगर उन्होंने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो उन्हें सबसे बुरी तरह की स्वर्गीय सजा मिलेगी। धूल शून्य में लौट जाती है। स्वर्ग के कक्षों की पवित्र भूमि शाश्वत और अमर है। उसने जो प्रगति की थी उसे देखते हुए वह अर्ध अमर स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य रूप से अजेय था। इसके अलावा उसे अपने लाभों को अधिकतम करने के लिए अब कुछ साधना करने की जरूरत थी। एक बार जब वह तीसरे चरण में पहुंच जाता तो टाइटन सम्राट कॉलेजियम में एक और दृश्य बनाने का समय आ जाता। कॉलेजियम एक रहस्यमयी जगह थी जो हर तरह के रहस्यों से भरी हुई थी। उनका पहला लक्ष्य एक फाउंडेशन स्थापित करना और अपना नाम कमाना था, जिससे ऋषि सम्राट महाद्वीप और हैंगिंग माउंटेन में रहने वाली उनकी माँ दोनों को कुछ हद तक स्थिरता मिल सके। उसका दूसरा लक्ष्य अपने जन्मदाता पिता के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना था और तीसरा उसे चांसलर डेमी इमोर्टल का पर्दाफाश करके उसे हमेशा के लिए मिटा देना था, उसे और उसके किसी भी अन्य दुश्मन को। आवेग से प्रभावित होकर उन्होंने अचानक पूछा, बड़े 10वें भाई, क्या टाइटन सम्राट कॉलेजियम में कोई डेमी अमर सोसाइटी है? डेमी इमोर्टल सोसाइटी? तरुक ने एक पल सोचा। पहले थी पर अब नहीं। मैंने सुना है कि पुराने डेमी इमोर्टल सोसाइटी के सोसाइटी प्रमुख को डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट नामक संस्था की स्थापना के लिए किसी सुदूर क्षेत्र में गए हुए अनगिनत साल हो गए हैं, जिसे वह टाइटन सम्राट कॉलेजियम की टक्कर का संगठन बनाना चाहते थे। जरा रुकिए, आप तो समृद्ध महाद्वीप से हैं, है ना?
यहीं से उन्होंने डेमी इमॉर्टल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, जिसे आपने हाल ही में नष्ट कर दिया। आपको चिंता होनी चाहिए कि टाइटन सम्राट कॉलेजियम में आपके पहले से ही दुश्मन हैं। खैर, मुझे इसकी चिंता नहीं है। एक बात तो यह है कि डेमी इमॉर्टल सोसाइटी अब अस्तित्व में नहीं है, और अगर कोई पूर्व सदस्य आपके लिए समस्याएं खड़ी करता है तो हमारी अजेय सोसाइटी उसे आसानी से मिटा देगी। तरुक की आवाज आत्मविश्वास से भरी हुई थी, जिससे ध्रुव को पहले से कहीं ज्यादा भरोसा हो गया कि उसे वाकई एक मजबूत समूह मिल गया है जिस पर वह भरोसा कर सकता है। बेशक वह इस बात को लेकर और भी ज्यादा उत्सुक होता जा रहा था कि अजय डुगू कैसा होता है। बड़े 10वें भाई मास्टर जी कहाँ हैं? अब जबकि मैं प्रवेश समारोह पूरा कर चुका हूँ और अजेय सोसाइटी का आधिकारिक सदस्य बन गया हूँ, क्या मुझे उनसे मिलने का मौका मिलेगा? तरुक ने चलना बंद कर दिया और ध्रुव की आंखों में देखा। क्या आप गुरु से मिलना चाहते हैं? मुझे डर है कि यह संभव नहीं होगा। वह इस समय ब्रह्मांड में एक बहुत ही खतरनाक जगह पर एकांतवास में है, विध्वंस के दांव में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे अमर उत्थान का दांव भी कहा जाता है। अगर वह सफल हो जाते हैं तो वह सचमुच अमर हो जाएंगे। इसी दूरस्थ स्थान से उन्होंने आपको समाज के सदस्य के रूप में स्वीकार करने का संदेश भेजा था। हालांकि गुरु के यहाँ न होने पर भी लोग हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे, खासकर बड़े भाई के आसपास होने पर। याद रखें, हमारा समाज अजेय है। ठीक है, ध्रुव ने अंदर ही अंदर चौंकते हुए कहा। उसने कैसे सोचा होगा कि उसका नया गुरु अजय डुगू वास्तव में सर्वोच्च प्रकार का अर्ध अमर था, एक 9वें क्रम का पैरागॉन अर्ध अमर, जो विध्वंसक स्तर तक पहुंचने ही वाला था। सबसे बड़े भाई का स्तर क्या है? ध्रुव ने पूछा। मास्टर की तरह ही एक आदर्श अर्ध अमर, वह भी विध्वंस के दांव तक पहुंचने के कगार पर है। बेशक सबसे बड़ा भाई मास्टर की बराबरी नहीं कर सकता। आखिरकार मास्टर ने पहले ही एक अजेय हृदय बनाने के लिए अपनी स्वर्ग निर्णय तकनीक का उपयोग किया है। इस वजह से उसने स्वर्ग की ईर्ष्या जगाई और इस प्रकार उसे शून्य को ध्वस्त करने और विध्वंस स्तर पर कदम रखने में बहुत परेशानी हो रही है। वैसे भी सबसे बड़े भाई का साधना आधार उसे प्रमुख आदर्श बुजुर्गों के स्तर से ऊपर रखता है। वास्तव में अभी कुछ समय पहले ही उसने एक सार्वभौमिक अर्ध अमर प्रमुख आदर्श बुजुर्ग को धूल में मिला दिया था, क्योंकि उस बुजुर्ग ने अजेय समाज के खिलाफ साजिश रची थी। उस समय से सबसे बड़े भाई की क्रूरता ने यह सुनिश्चित कर दिया कि टाइटन सम्राट कॉलेजियम में कोई भी हमारे समाज के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। न तो महान बुजुर्ग, न ही प्रमुख बुजुर्ग और न ही प्रमुख आदर्श बुजुर्ग। वास्तव में बड़े राजा भी कुछ नहीं करेंगे। हम। ध्रुव ने सोचा, ये बड़े भाई तो बड़े ही अजीब लग रहे हैं। बड़े भाई, जो एक साधारण योद्धा थे, ने पूरे कॉलेजियम को सिर झुकाकर सहमति जता दी। यदि ऐसा कोई व्यक्ति अपने गुरु के समान नहीं हो सकता, तो फिर गुरु कैसा होगा? ठीक है कनिष्ठ भाई, अब समय आ गया है कि मैं आपको बताऊं कि टाइटन सम्राट कॉलेजियम कैसे काम करता है। आइए योद्धाओं की रैंकिंग प्रणाली से शुरुआत करें। यह इस प्रकार है: प्रथम वर्ष का योद्धा, सामान्य योद्धा, समर्पित योद्धा, फिर कुलीन योद्धा। सच कहूं तो ये सभी श्रेणियां मूलतः साधारण योद्धा ही हैं। इनसे ऊपर कुलीन योद्धा होते हैं, जिन्हें पर्वतीय, समुद्री, सांसारिक और स्वर्गीय श्रेणियों में बांटा गया है। कुलीन योद्धाओं से ऊपर राजसी योद्धा होते हैं। इनकी भी 4 श्रेणियां होती हैं: आकाशीय, पार्थिव, सार्वभौमिक और कल्पित। इन सब में सर्वोच्च श्रेणी कल्पित शाही योद्धा मोटे तौर पर प्रधान वृद्धों और प्रधान आदर्श वृद्धों जितने ही शक्तिशाली होते हैं। बेशक कुछ योद्धा कल्पित राजसी योद्धाओं से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और वे दिव्य बालक होते हैं। इस नाम का मूल अर्थ ये है कि वे अमर लोगों के बच्चों जैसे होते हैं। वे निश्चित रूप से कॉलेजियम के सभी योद्धाओं में सबसे सम्मानित होते हैं और वे बड़े राजाओं जितने शक्तिशाली होते हैं, उनसे श्रेष्ठ केवल सर्वोच्च रेक्टर ही होता है। ओह, ध्रुव पहले से ही बता सकती थी कि टाइटन सम्राट कॉलेजियम डेमी अमर संस्थान की तुलना में बहुत अधिक जटिल और परिष्कृत था। ज्यादातर लोग कॉलेजियम में एक प्रथम वर्ष के योद्धा या शायद एक सामान्य योद्धा के रूप में प्रवेश करते हैं, तरुक ने कहा। जो लोग प्रवेश समारोह में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वे 3000 समाजों में से किसी एक का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और एक समर्पित योद्धा के रूप में शामिल हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो लोग समारोह में मर जाते हैं, वे प्रथम वर्ष के योद्धा बन जाते हैं और उन्हें 3 साल के लिए खनन कार्य करने के लिए दूर के ग्रहों पर भेज दिया जाता है। अगर वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं
तो उन्हें सामान्य योद्धा के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है और अंततः रैंक में ऊपर उठ सकते हैं। उम्मीद है कि उन्हें एक समर्पित योद्धा के रूप में एक समाज में स्वीकार कर लिया जाएगा। किसी भी मामले में कनिष्ठ भाई अजेय सोसाइटी के सदस्य के रूप में आप अब एक समर्पित योद्धा हैं। जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, योद्धाओं के लिए उपलब्ध संसाधन उनकी रैंक के अनुसार अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, कुलीन योद्धाओं को अपनी साधना का अभ्यास करने के लिए स्वर्गीय ग्रेड आत्मा पत्थर की दैनिक आपूर्ति मिलती है, जबकि राजसी योद्धाओं को अमर पत्थर मिलते हैं। औपचारिकताएं और प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ध्रुव ने चौक छोड़ा। इनविंसिबल सोसाइटी ने सभी व्यवस्थाएं की थीं। मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ। इनविंसिबल सोसाइटी ने शुरुआत से ही मेरा ख्याल रखा है। इधर उधर देखते हुए उसने देखा कि दूसरे योद्धा भी उसे आश्चर्य से देख रहे हैं। उसने भी सिर हिलाया। अब वे सभी सामान्य योद्धा थे और उम्मीद कर रहे थे कि दूसरे बड़े लोग उन्हें भर्ती कर लेंगे, जिससे वे समर्पित योद्धा बन सकें। बेशक कोई भी दूसरी सोसाइटी इनविंसिबल सोसाइटी की बराबरी नहीं कर सकती थी। स्विश। ध्रुव के जाने के बाद बुजुर्ग लोग चौक में आ गए। उनके चेहरों पर नफरत और क्रोध के भाव थे। वे इनविंसिबल सोसाइटी से नफरत करते थे, फिर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इनविंसिबल डुगू जैसे विचित्र व्यक्ति का जिक्र करने की भी जरूरत नहीं थी। आखिर योद्धाओं में सबसे बड़ा भाई भी इतना शक्तिशाली था कि बड़े बड़े राजा भी उसका सामना नहीं कर सकते थे, और अकादमी के नियमों और कानूनों को समग्र रूप से सोसाइटी के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करना बेकार था। धिक्कार है, एक बुजुर्ग गुर्राया। उस ध्रुव ने प्रवेश समारोह को बर्बाद कर दिया और मृग तृष्णाओं की दुनिया में लोगों को मार डाला। वह कुछ छिपा रहा है, यह तो पक्का है। उसने अमर प्राणियों द्वारा स्थापित जीवन मृत्यु के जादुई नियमों में हेरफेर किया है। हमें उसे पकड़कर पूछताछ करनी चाहिए। उसे अपने राज उगलवाने के लिए मजबूर करना चाहिए। आगे बढ़ो और कोशिश करो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, इनविंसिबल सोसाइटी अविश्वसनीय है। वे ऐसे लोग हैं जो सभी नियमों और सिद्धांतों को, यहाँ तक कि स्वर्ग के भी, चुनौती देते हैं। उनके साथ खिलवाड़ करो और तुम विनाश को न्योता दे रहे हो। याद है पिछली बार क्या हुआ था? 5 बड़े राजा अपने सबसे बड़े भाई से हार गए थे। आखिर में कुछ भी तय नहीं हुआ और इनविंसिबल डुगू ने कभी प्रकट होने की जहमत भी नहीं उठाई। इनविंसिबल डुगू अपनी वर्जित कला से स्वर्ग को चुनौती देता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने वाकई एक इनविंसिबल हृदय बनाया है। उसे अब भी लगता है कि वह विध्वंसक स्तर तक पहुंच जाएगा और अमर हो जाएगा। हाँ ठीक है, वह कैसे सफल हो सकता है? मुझे यकीन है कि उसे स्वर्ग ने सजा दी होगी और वह पहले ही मर चुका है। टुकड़े टुकड़े हो गया है, शरीर और आत्मा से नष्ट हो गया है, और वह सबसे बड़ा भाई भी ऐसा ही होगा। ऐसे लोगों को मारने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन्हें और भी पागल होने दिया जाए। उन सभी का भयानक हश्र होगा। ठीक है, बहुत हो गई बातें। चलो इन नए योद्धाओं में से कुछ चुनते हैं। ये बहुत बुरा है कि सभी म्यूटेंट मारे गए। वे अनंत गठबंधन के सार थे और सभी को अर्ध अमर और शाही योद्धा बनना था। दुख की बात है। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ नए योद्धा मारे भी गए तो क्या हुआ? टाइटन सम्राट अकादमी के लिए तो वे धूल के कण ही होंगे। असल चिंता की बात यह है कि इनविंसिबल सोसाइटी ने अपने दल में एक और दुष्ट राक्षस को शामिल कर लिया है। यह सच है। 17वीं तलवार उनमें सबसे कमजोर है, लेकिन 5वीं सीढ़ी होने के बावजूद वह 9वीं सीढ़ी को नष्ट कर सकती है। यह तो स्वर्ग विरोधी ही है। अब उनके पास एक और भी ज्यादा स्वर्ग विरोधी राक्षस है। दूसरे चरण में कोई ऐसा राक्षस जो 8वें चरण को भी खरबूजे, कुचलने या सब्जियां काटने जैसे कत्ल कर सकता है। अगर वह अमर प्राणियों द्वारा निर्धारित जादुई नियमों में पहले से ही फेरबदल कर सकता है, तो आगे चलकर वह कैसा होगा? वह अपनी क्षमता तक पहुंचने के आसपास भी नहीं है, एक और बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा। वह तो बस दूसरे चरण का महान ड्रैगन है, बस। टाइटन सम्राट अकादमी में 9वें चरण के लोग भी साधारण योद्धा ही होते हैं। केवल अर्ध अमर स्तर तक पहुंचने पर ही आप शाही योद्धा बनते हैं। उसे उस मुकाम तक पहुंचने में वर्षों लगेंगे और रास्ते में उसकी मृत्यु के भी कई मौके होंगे। यह देखते हुए कि वह कितना अहंकारी है, आखिरकार उसका विनाश निश्चित है। चलो चलें। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि मुझे किसे भर्ती करना है। बड़े लोग अपने योद्धाओं को चुनने गए और फिर चले गए। आखिरकार नए सामान्य योद्धा पीछे छूट गए। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, फिर भी उन्हें खुशी थी कि वे अभी भी जीवित थे और नए योद्धा नहीं थे। आखिरकार टाइटन सम्राट अकादमी के सामान्य योद्धा भी
4 वन्य ग्रह प्रणालियों में अभी भी बेहद शक्तिशाली थे। हैंगिंग माउंटेन जैसे विशाल संगठन 4 वाइल्ड्स में अपेक्षाकृत सामान्य थे। फिर भी ऐसे विशाल संप्रदायों के नेता भी टाइटन सम्राट अकादमी के योद्धाओं से निपटने के मामले में कभी भी जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं करते थे। प्रवेश समारोह की घटनाओं से अकादमी में हंगामा मच गया, जो जल्द ही खत्म होने वाला नहीं था। अब चूंकि ध्रुव इनविंसिबल सोसाइटी का सदस्य था, कोई भी उसके लिए यूं ही परेशानियां खड़ी नहीं कर सकता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह पूरी तरह से स्वतंत्र था। टाइटन सम्राट अकादमी की गहराई में एक विशाल इमारत थी, जिसके द्वार के ऊपर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था प्री हेवन सोसाइटी। इसकी आभा प्राचीन थी, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह ऐसा था जैसा स्वर्ग और पृथ्वी से पहले भी मौजूद था। इमारत के अंदर एक खास महल के हॉल के पीछे एक निजी कक्ष था, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर साधना के लिए हवेली की गुफा की तरह किया जाता था। उस कक्ष में एक प्रार्थना चटाई थी, जिस पर लंबी सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह बस वहीं बैठा सांस ले रहा था। वह एक अर्ध अमर था। उस बूढ़े आदमी से थोड़ा नीचे एक मंच पर एक युवा विद्वान सा दिखने वाला व्यक्ति पालथी मारकर बैठा था। उसकी आंखों में नफरत और हिंसा दोनों झलक रही थीं। किसी तरह वह एक शक्तिशाली नेता का आभास दे रहा था। वह युवा विद्वान कोई और नहीं बल्कि कुलपति डेमी इमॉर्टल थे। कुलपति, मैं ही वह व्यक्ति था जिसने डेमी इमॉर्टल संस्थान का विनाश किया। मैं पूर्वजों के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया हूँ। कुलपति, डेमी इमॉर्टल के मुंह से क्रोध का एक कंपन निकला जब उन्होंने ये शब्द कहे। बूढ़े ने आह भरी। डेमी इमॉर्टल सोसाइटी को टाइटन एम्परर अकादमी छोड़कर डेमी इमॉर्टल इंस्टीट्यूट की स्थापना किए अनगिनत साल बीत चुके हैं। दुर्भाग्य से यह संस्थान कभी पूरी तरह से चल नहीं पाया। डेमी इमॉर्टल सोसाइटी के विघटन के बाद मुझे जीवित रहने के लिए प्री हेवन सोसाइटी में शामिल होना पड़ा होगा, लेकिन मेरे दिल में मैं हमेशा अपनी मूल सोसाइटी के प्रति वफादार रहूंगा। किसने सोचा था कि अर्धअमर संस्थान, जो कभी स्वर्ग और पृथ्वी को धिक्कार सकता था, आखिर में नष्ट हो जाएगा? और यह कहना असंभव है कि संस्थान के पुराने पुरोधा अब अंतरिक्ष काल के किस पहलू में हैं। अब आप, कुलाधिपति, मुझसे मदद की उम्मीद कर रहे हैं। शायद आप उस ध्रुव को मारना चाहते हैं, है ना? वह पहले से ही इनविंसिबल समाज का सदस्य है और उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। वह खलनायक एक चलता फिरता कहर है। उसने मेरी बेटी को मार डाला और इस तरह वह मेरा जान का दुश्मन है। अगर मैं बदला नहीं लूंगा तो मैं कभी भी खुद के साथ नहीं जी पाऊंगा। अगर मुझे पहले ही पता चल जाता कि वह किस तरह का इंसान है तो मैं कुछ कर सकता था, लेकिन जब तक मुझे इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब मैं यहाँ हूँ, टाइटन सम्राट अकादमी का एक अलग चेहरे वाला योद्धा। जब तक वह रोशनी में आराम कर रहा है, मुझे परछाई में छिपना पड़ रहा है। आखिर मैं उसे मारने का कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लूंगा। कुलपति डेमी इमॉर्टल ने ऊपर देखा और उनके चेहरे पर अटल दृढ़ संकल्प था। खैर, तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। समृद्ध रसीला महाद्वीप के पिछड़े इलाके में फंसने के बावजूद तुम महान ड्रैगन स्तर के 7वें चरण तक पहुंचने में कामयाब रहे और अब तुम 8वें चरण में हो। यहाँ तुम्हें जो अमर ऊर्जा प्राप्त है, मुझे यकीन है कि तुम्हें अर्ध अमर बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर तुम ध्रुव को सीधे मार सकते हो। हाँ, मैंने अपने कई जानकारों से भी संपर्क किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मेरे सभी जानने वाले ध्रुव को मरवाना चाहते हैं। मैंने 4 वाइल्ड्स ग्रह प्रणालियों के बाहर के लोगों से भी संपर्क किया है, जिनमें मेगाप्लेक्सिस हेवन, सदर्न क्लैरिटी हेवन और अन्य जगहों के लोग भी शामिल हैं। कुलपति डेमी इमॉर्टल ने अपनी मुट्ठी भींच ली। जरा रुको ध्रुव, तुम मर चुके हो। तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं तुमसे गॉड लीजन सील लेना चाहता हूँ, वरना मैं यह सुनिश्चित कर देता कि सबको इसके बारे में पता चल जाए। इनविंसिबल सोसाइटी की गहराई में ध्रुव एक सुंदर आंगन में बैठा था। फर्श खून की तरह लाल था, क्योंकि इसे बहुमूल्य लाल ज्वाला रक्त पत्थरों से बनाया गया था, जिनका उपयोग प्राचीन काल में साधना के लिए किया जाता था। इनमें मौजूद लाल ज्वाला रक्त ऊर्जा का उपयोग व्यक्ति की वास्तविक ऊर्जा के संचार को तेज करने और साधना प्रगति में 10 गुना तेजी लाने के लिए किया जा सकता था। आमतौर पर ऐसे पत्थर मिलना मुश्किल था, फिर भी यह पूरा प्रांगण इनसे बना हुआ था। जैसे जैसे ध्रुव की सच्ची ऊर्जा उसकी शिरोबिंदुओं से प्रवाहित हुई, उसने अनगिनत नरकीय भंबरों का निर्माण किया। ये भंबर उसकी सच्ची ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक थे और अपनी चरम सीमा तक सक्रिय होने पर सच्ची ऊर्जा के विस्फोट उत्पन्न कर सकते थे। जब वह ऊर्जा कला स्तर ऊर्जा विस्फोट के 5वें चरण में था, तब उसके नरकीय भंबरों का उपयोग चट्टान में एक कंकड़
को गहराई तक गड़ाने के लिए किया जा सकता था। आजकल उसकी शक्ति का स्तर उस स्तर से इतना आगे था कि वह कीचड़ और बादलों के बीच के अंतर जैसा था। उस समय वह एक चींटी था, जबकि अब वह सर्वोच्च स्वर्ग में उड़ता हुआ एक दिव्य अजगर था। आखिरकार उसके नरक के भंवर ब्लैक होल की तरह थे, जो महानता के नरक तक पहुंचते थे, जिससे उसे सच्चे नरक के सार तक पहुंच मिलती थी। 10,000 जिंदगियां, शाश्वत रेत। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर उसके सभी 8 करोड़ 40 लाख कणों सहित सिकुड़ और टूट रहा है। उसका पूरा व्यक्तित्व रेत के एक कण जैसा हो गया था, जो स्वर्ग और धरती से जुड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आसानी से टूटकर चूर्ण बन सकता है और फिर उतनी ही तेजी से अपने पुराने रूप में वापस आ सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह शाश्वत रेत से बना हो। वह अनंत रेत की सीढ़ी में घुसने की कोशिश कर रहा था। अगर वह कामयाब हो जाता तो वह 9वीं सीढ़ी पर किसी को आसानी से काट सकता था। फिराकशेष एक तरफ खड़ा आश्चर्य से देख रहा था। वह स्वयं एक अर्धअमर था और एक इनविंसिबल प्रतिभाशाली व्यक्ति भी, जो अपने से ऊपर के लोगों से लड़कर उन्हें मार सकता था। इसलिए वह ईश्वरीय शक्ति की धाराओं को, साथ ही सार्वभौमिक सार और जादुई नियमों को भी क्रियाशील देख सकता था। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु की 4 तात्विक शक्तियां, समय और स्थान की तात्विक शक्तियां काम कर रही थीं। मेरा यह नया छोटा भाई कमाल का है। उसने उत्सुकता में अपने होंठ चाटे। तीसरे या चौथे चरण में वह कैसा होगा? और अगर वह लगातार आगे बढ़ता रहा और अर्ध अमर बन गया तो उसके पास कैसी अकल्पनीय शक्तियां होंगी? दूसरे चरण में तो बड़ा भाई भी इतना शक्तिशाली नहीं था। लगता है कि इनविंसिबल समाज में हमारा दूसरा बड़ा भाई भी हो सकता है। मुझे यकीन है कि जब वह अर्धअमर होगा तो वह विध्वंसकों को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होगा। अगर ऐसा हुआ तो टाइटन सम्राट अकादमी पर एक बड़ा तूफान आने वाला है। ध्रुव के चारों ओर अनगिनत विचित्र संकेत और अपशकुन घूम रहे थे। उसके सिर के चारों ओर असंख्य तात्विक परियां उड़ रही थीं, जो एक चमकदार प्रभामंडल बना रही थीं। गहरे संकट में एक प्राचीन देवता भी था, जो ब्रह्मांड के विनाश को देख रहा था। यह प्रक्रिया 3 महीने तक चली। ये प्रभामंडल आखिर में उसके शरीर में और फिर उसके देवसेना स्वर्ग में समा गए। वहां उसके निजी क्षेत्र के केंद्र में एक छोटा शिशु बढ़ रहा था। वहां लेटे लेटे वह हिलने लगा। उसके शरीर की नसें सर्पीली हो गईं और उसके अंदर ऊर्जा का एक सागर बनने लगा। ये एक शिशु देवता जैसा था और जैसे ही यह प्रकट हुआ, इसने असीम सुनहरा प्रकाश फैलाया जो शून्य में दूर तक फैल गया। बच्चे से निकलने वाली शक्ति कई तरह की अमर ऊर्जा और वस्तुओं से थी, जो सभी उसका हिस्सा थीं। स्वर्ग को नष्ट करने वाला धनुष, स्वर्ग को नष्ट करने वाले तीर और स्वर्ण ड्रैगन स्केल गॉड्स गिफ्ट सभी इसका हिस्सा बन गए थे। इसके अलावा वह शक्तिशाली ड्रैगन कणों से भरा हुआ था। ये तो चौंक कर तरुक ने अचानक कहा, एक अमर भ्रूण है। कहानियों के अनुसार जब किसी उच्च स्तरीय अमर दुनिया की असीम ऊर्जा किसी इंसान से मिलती है, तभी एक अमर भ्रूण का निर्माण होता है। इन्हें आंतरिक रूप से बनाना लगभग असंभव है। अगर वह इसे शरीर से बाहर के अवतार में बदल सके तो उसके पास असीम जादुई शक्तियां होंगी। कुछ लोगों ने तो अमर भ्रूण के साथ विलय के लिए अपने मूल शरीर को भी त्याग दिया है। कनिष्ठ 18वें भाई को यह कैसे मिला? वह शिशु वही खजाना था जो ध्रुव ने महानाता के नर्क की गहराई में पाया था। उसने उसे 1 दर्जन से ज्यादा उत्परिवर्ती मनुष्यों की ऊर्जा और रक्त से शुद्ध करने के बाद उसमें अमर दुनिया की ऊर्जा मिला दी थी। इस तरह उसने शैतान भ्रूण को अमर भ्रूण में बदल दिया, ऐसा कुछ जिसे पाने का अनगिनत लोग सिर्फ सपना ही देख सकते थे। जूनियर 18वें भाई ने अमर भ्रूण को पहले ही एक निर्जीव अवतार में बदल दिया है, 17वीं तलवार ने कहा। अब उसके मूल रूप से 2 रूप हैं और उनमें से एक तो अमर प्राणियों का बच्चा भी है। सोचिए, अगर वह इसे परिपक्वता तक ले जाए तो वह कितना अद्भुत होगा। इसकी तुलना में मेरा ब्लेडलेस स्वॉर्ड बॉडी तो बस औसत है। बड़ी 16वीं बहन फ्लावर फर्न चमकती आंखों से ध्रुव को देख रही थी। तुम सही कह रही हो। अमर भ्रूण आमतौर पर सिर्फ उच्च स्तरीय अमर दुनिया में ही बनते हैं। कौन जाने कनिष्ठ 18वें भाई को यह कैसे मिला। लेकिन मुझे अजीब यह लगता है कि अमर भ्रूण कनिष्ठ भाई जितना शक्तिशाली नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि उसका शरीर कैसा होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूं। तरुक ने अपना सिर हिलाया। 4 वन्य जीवों में एक अमर भ्रूण सबसे प्रभावशाली तरह के युद्ध शरीर का प्रकटीकरण होता है
और सामान्य से हजारों गुना तेज साधना गति पा सकता है। और फिर भी 18वां कनिष्ठ भाई अपने अमर भ्रूण से हजारों गुना तेज साधना गति पाने में सक्षम है। मुझे नहीं लगता कि टाइटन सम्राट एकेडमी में ऐसा कभी हुआ है। मैंने अमर दुनिया की साहित्यिक कृतियों में भी ऐसा कभी नहीं पढ़ा। रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास पौराणिक और असीम रूप से शक्तिशाली अमर संहारक का युद्ध शरीर हो? बड़ी 16वीं बहन ने कहा। मैंने अफवाहें सुनी हैं कि कनिष्ठ 18वें भाई ने राजा अमर संहारक का पदक प्राप्त कर लिया है। हो सकता है कि वह यही युद्ध शरीर विकसित करता हो। बहुत संभव है, स्वॉर्ड 17 ने कहा। लेकिन यह मत भूलो कि अमर दुनिया में हर तरह के शरीर होते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने प्राचीन अमर ग्रंथों में ताइजी युद्ध शरीरों, अराजकता मूल तानाशाह शरीरों, बिजली ड्रैगन द्वंद्व शरीरों, जीवन समाप्त करने वाले शैतान शरीरों, बैंगनी आकाश रूही शरीरों के बारे में पढ़ा है। ऐसे शरीर नश्वर दुनिया में नहीं, सिर्फ उच्च स्तरीय अमर दुनिया में ही पाए जाते हैं। जहां तक हमारे ऊपर के स्वर्ग टाइटन सम्राट स्वर्ग की बात है, उसमें टाइटन सम्राट ड्रैगन शरीर है जो एकेडमी के किसी उप रेक्टर के पास है। हो सकता है कि जूनियर 18वें भाई के पास भी ऐसा ही कुछ हो। शायद ऐसा ही है, तरुक ने कहा। अमर दुनिया बहुत रहस्यमयी जगहें हैं, जहां समुद्र की रेत जितनी ही अनोखी युद्ध काय स्थलें हैं। हम जो जानते हैं वह समुद्र में पानी की एक बूंद के समान है। आखिरकार अमर दुनिया के लोगों की तुलना में हम तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ही हैं। नवजात दिव्यता अभिसरण, द्वितीय आत्मा सृजन, पृथ्वी जल अग्नि वायु, आगे आओ विपत्तियां। ध्रुव कांप उठा क्योंकि उसने कई विपत्तियां पैदा की। विपत्तियों के आने तक उसके शरीर बाह्य अवतार अमर बालक में पहले से ही मांसपेशियां, हड्डियां, हाथ और पैर थे। पलक झपकते ही बच्चे की साधना गड़गड़ाहट के साथ बढ़ गई। वह ऊर्जा कला से जीवन ग्रहण तक पहुंच गया और पलक झपकते ही अशाब्दिक जीवन ग्रहण में पहुंच गया। जैसे ही वह रक्त रूप परिवर्तन तक पहुंचा, बिजली गिरी। फिर आत्मा, अंतरिक्ष शून्य, पंचचरण, यिन यांग, व्यक्तिगत क्षेत्र, भूतदेव, सूक्ष्म तारा, कभी न मरने वाला परिवर्तन, अर्ध ड्रैगन, महाड्रैगन, पहला कदम पुनर्जन्म, दूसरा कदम निर्वाण पुनरुत्थान, तीसरा कदम अनंत रेत, चौथा कदम सच्चा वास्तविक, पांचवां कदम प्रकाश। राजा अमर बालक की साधना का आधार आखिर में तब बढ़ना बंद हो गया जब वह 5वें चरण में था, जिससे वह एक प्रकाश राजा ड्रैगन बन गया। अमर बालक सच में ध्रुव से भी ज्यादा शक्तिशाली था। सिर्फ कुछ ही महीनों में 5वें चरण का महान ड्रैगन बनना एक ऐसी गति थी जिसे सुनकर लगभग कोई भी अवाक रह जाएगा। तो यही तो हद है। ध्रुव ने अमर शिशु को निहारते हुए बहुत खुशी से सोचा। उसने अमर भ्रूण में सभी संभव संसाधन, ऊर्जा और ज्ञान डाल दिया था, जो तेजी से आगे बढ़कर प्रकाश राजा के चरण में पहुंच गया था। हालांकि इससे यह पता चला कि ध्रुव की जादुई नियमों की समझ सच में उसकी अपनी साधना के स्तर से भी आगे निकल गई थी। हालांकि तकनीकी रूप से वह दूसरे दर्जे का महान ड्रैगन ही था, फिर भी उसे आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही थी, और इसका सीधा सा कारण यह था कि स्वर्ग और पृथ्वी उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। स्वर्ग और पृथ्वी के जादुई नियम इतने कमजोर थे कि उसके लिए आगे बढ़ना नामुमकिन था। वह तालाब में पड़ी व्हेल मछली की तरह था, जो तब तक बड़ी नहीं हो सकती थी जब तक वह गहरे समुद्र में न पहुंच जाए, जहां वह अपनी पूंछ हिलाकर स्वतंत्रता पूर्वक तैर सकती थी। यदि वह अनंत रेत चरण तक पहुंचना चाहता था तो उसे महानता के नर्क की एक और यात्रा करने की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से अपनी नवजात दिव्यता को वहां स्थापित करने के बावजूद उसके पास सीधे उस स्थान तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसा करने के लिए उसे किसी अत्यंत शक्तिशाली वर्महोल की आवश्यकता थी। अभी उसके पास न तो ताकत थी और न ही इसके लिए जरूरी साधन। आखिर में जब हैंगिंग माउंटेन में प्रशिक्षण प्रतियोगिता शुरू हुई थी तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि महानता के नर्क में घुसने के प्रयास में कितने शक्तिशाली अमर योद्धाओं ने हिस्सा लिया था। यह एक ऐसा गतिरोध था जिसके बारे में वह फिलहाल कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि उसके लिए कुछ अन्य नर्कों जैसे कि यूफोरिया का नर्क या सुरों का नर्क तक पहुंचना संभव था, लेकिन वे महानता के नर्क से बहुत नीचे थे। अच्छी बात यह थी कि महानता के नर्क के सार से उसके जुड़ाव को देखते हुए अगर वह वहां पहुंचकर अपनी सफलता पर काम कर पाता तो उसे बहुत सारे लाभ मिलते। इस बीच उन्होंने एक समाधान निकाला था, जो था अपने ज्ञान का उपयोग करके एक शरीर बाह्य अवतार, एक अमर बच्चे का निर्माण करना।
वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, औसत व्यक्ति से कहीं ज्यादा। ध्रुव उसे ड्रैगन सम्राट महाद्वीप वापस भेजने के लिए उत्सुक था, ताकि वह उसके सार के साथ मिलकर अपनी साधना को आगे बढ़ा सके। बाद में जब ड्रैगन सम्राट महाद्वीप एक ग्रह बन गया, तो अमर बालक ऊर्जा के उभार का उपयोग करके अर्ध अमर स्तर तक पहुंच सकता था और अपना खुद का एक छोटा लोक बना सकता था। जहां तक उसकी बात है, वह महानता के नर्क का मार्ग खोल सकता था और वहां अपनी साधना कर सकता था, जिसका प्रभाव और भी बेहतर होता। यह एक समस्या पर दो कोणों से हमला करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। आखिर में अमर बालक के पास ध्रुव जैसी बाधाएं नहीं थीं और वह अपनी साधना को कहीं ज्यादा तेजी से सुधार सकेगा। इसके अलावा उसके पास ध्रुव की सारी बुद्धि और ज्ञान था। एक गहरी सांस लेते हुए ध्रुव ने अमर बालक को अपने भीतर के एक अंतरिक्षीय आयाम में वापस खींच लिया। अमर बालक पहले से ही छठे चरण के महाड्रैगन को हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। हालांकि वह ध्रुव के युद्ध कौशल के बराबर नहीं था, लेकिन यह इस तथ्य से संतुलित था कि वह अपनी साधना को कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा सकता था। क्या आपने अपनी साधना पूरी कर ली है, कनिष्ठ 18वें भाई? तरुक ने कहा। आप कुछ महीनों से एकांतवास में हैं। आपको आवश्यक ज्ञान मिल गया है। आप अनंत रेत चरण तक नहीं पहुंच पाए, बल्कि एक अमर भ्रूण का निर्माण किया जो 5वें चरण तक पहुंच गया। जाहिर है आपको 5वें चरण का ज्ञान मिल गया है, लेकिन यहाँ आप स्थान और समय के जादुई नियमों से सीमित हैं। आप बहुत शक्तिशाली हैं और यह स्वर्ग और पृथ्वी बहुत कमजोर हैं। आपको अपनी सफलता पाने के लिए एक ज्यादा स्थिर जगह पर पहुंचने की जरूरत है। तरुक की नजर बहुत तेज थी और इसलिए उसने ध्रुव की समस्या को आसानी से पहचान लिया। यह कोई बड़ी बात नहीं है और मैं इस स्थिति को खुद ही सुलझा सकता हूँ, ध्रुव ने शांत भाव से कहा। मैं कहीं और सफलता प्राप्त कर लूंगा। यह कठिन था, लेकिन मैं अपनी नवजात दिव्यता को किसी बहुत शक्तिशाली जगह पर स्थापित करने में सफल रहा और मुझे अपना काम जारी रखने के लिए उस स्तर पर वापस जाना होगा। ओ, 17वीं तलवार ने उत्सुकता से कहा। आपने अपनी नवजात दिव्यता को किसी बहुत ही खास जगह पर स्थापित किया होगा, कनिष्ठ भाई। क्या आप हमें बता सकते हैं कि कहाँ? मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने इसे महानाता के नर्क में स्थापित कर दिया है। तरुक, फ्लावर फर्न और स्वॉर्ड 17 ने उसे बहुत देर तक घूरा। उनकी आंखें बड़ी हो गईं। तुमने अपने नवजात देवत्व को महानता के नर्क में स्थापित कर दिया? 17वीं तलवार ने कहा। यह अविश्वसनीय है, आश्चर्यजनक। टाइटन सम्राट, स्वर्ग के सबसे कुलीन योद्धा, भी अपने नवजात देवत्व को टाइटन सम्राट स्वर्ग में स्थापित करने तक ही सीमित रहे और इससे वे शाही योद्धा बन गए। महानता का नर्क टाइटन सम्राट स्वर्ग से कई स्तरों पर श्रेष्ठ है। टाइटन सम्राट अकेडमी में नवजात दिव्यता वेदी नामक एक चीज थी जो उन योद्धा के लिए अलग रखी गई थी जो दूसरे चरण के महान ड्रैगन बनने का प्रयास कर रहे थे। उस वेदी का सफलतापूर्वक उपयोग करने से साधना में तेजी से प्रगति हो सकती थी। हालांकि असफलता के साथ मृत्युदंड भी मिलता था। अचानक एक नई आवाज गूंजी। कनिष्ठ भाई, यह बहुत आश्चर्यजनक है कि आपने अपनी नवजात दिव्यता को महानता के नर्क में स्थापित कर दिया और नर्क की शक्ति से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन वहां वापस जाना मुश्किल होगा। हालांकि यह असंभव नहीं होगा। वहां एक प्राचीन अमर संरचना है जिसे असंख्य विश्व सम्राट चार्ट कहा जाता है। हो सकता है कि आप वहां से महानता के नर्क में प्रवेश कर सकें। बड़े दूसरे भाई, तरुक ने पुकारा। आप वापस आ गए। जिस व्यक्ति ने अभी अभी आवाज लगाई थी उसमें कुछ स्पष्ट और स्पष्टवादी बात थी। ध्रुव खड़ा हुआ और आवाज की दिशा में देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी उसकी तरफ आ रहा था। उसकी त्वचा गोरी थी और शरीर भी ज्यादा उम्र का आदमी उसकी तरफ आ रहा था। उसकी त्वचा गोरी थी और शरीर भी ज्यादा सुडौल नहीं था, जिससे वह एक कमजोर विद्वान लग रहा था। दरअसल उसने एक लंबी विद्वान टोपी भी पहन रखी थी, लेकिन वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ता रहा। इस तरह की ऐसा लग रहा था जैसे वह अंतरिक्ष और दुनिया के परिवर्तनों और विविधताओं के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा रहा हो, या शायद इसके विपरीत। समय की एक ही सांस में वह ध्रुव के सामने प्रकट हो गया और उसकी आभा से यह स्पष्ट था कि वह अपने चारों ओर अस्तित्व का एक निजी लघु स्तर बनाने में सक्षम था। उनकी साधना का आधार इतना ऊंचा था कि ध्रुव ने ऐसे व्यक्ति से कभी मुलाकात नहीं की थी या उसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। ये बड़े दूसरे भाई हैं जिन्हें पुस्तक जीनियस कहा जाता है, तरुक ने कहा। देखिए, वे असल में इंसान नहीं हैं। उन्होंने एक प्राचीन पुस्तक के रूप में शुरुआत की और आखिर में मानव रूप धारण कर लिया।
वे ब्रह्मांड के चक्करों को समझने के स्तर तक पहुंच गए हैं, यानी वे 8वें स्तर के सार्वभौमिक अर्ध अमर हैं। अजेय समाज के 18 सदस्यों में वे बड़े भाई के बाद दूसरे स्थान पर हैं। तो मास्टर ने एक और छोटे कनिष्ठ भाई को अपने साथ ले लिया। रहस्यमयी पुस्तक प्रतिभा ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते। 18वें कनिष्ठ भाई ध्रुव। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। लगता है मास्टर की नजरें वाकई तेज हैं। मैं हाल ही में कुछ दूसरे कनिष्ठ भाइयों के साथ घातक जलती हुई क्रूरता की दुनिया में एक प्राचीन अमर द्वारा छोड़े गए खजाने की तलाश में गया था। दुर्भाग्य से हम खाली हाथ लौट आए जब मुझे पता चला कि छोटे कनिष्ठ भाई ने प्रवेश समारोह में जीवन मृत्यु के जादुई नियमों को तोड़ दिया है और कई अन्य योद्धाओं को मार डाला है। तो मुझे चिंता हुई कि लोग इसे मुसीबत खड़ी करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैं जल्दी से वापस लौट आया। आपको जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी, बड़े दूसरे भाई। 17वें तलवारबाज ने हंसते हुए कहा, याद है बड़े 13वें भाई की वजह से बड़े भाई ने क्या किया था? उसने सिर काटने और फांसी के हॉल में एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था और 6 बड़े राजाओं को भी हरा दिया था। उपकुलपति भी इसमें शामिल हो गए और उसने उनके साथ 3 चालें खेलीं, लेकिन आखिर में गतिरोध पैदा हो गया। तब से किसी ने भी अजेय समाज को तथाकथित नियमों से धमकाने की हिम्मत नहीं की। चुप रहो। 17वीं तलवार! बड़े दूसरे भाई अचानक चिल्लाए, क्या हम घमंडी लग रहे हैं? ये प्रभावशाली हो सकता है कि तुम 5वीं सीढ़ी पर ही 9वीं सीढ़ी के महान ड्रैगन को नष्ट कर सकते हो, लेकिन अगर कोई अर्ध अमर प्रकट हो जाए तो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होगा। तुम खरपतवार की तरह कुचल दिए जाओगे। बेहतर होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके अपनी साधना में सुधार करो, ठीक है? अगर तुम घात लगाकर मारे गए तो अजेय समाज की कितनी बदनामी होगी। हाँ बिल्कुल, तलवार 17 ने कहा। हालांकि जब बड़े दूसरे भाई ने दूसरी ओर देखा तो उसने अपनी जीभ उसकी ओर निकाली। तभी एक नई आवाज गूंजी, तुम्हें जूनियर 18वें भाई से सीखना चाहिए। वह अभी अभी इनविंसिबल सोसाइटी में शामिल हुआ है और उसने पहले ही हमारे लिए काफी नाम कमा लिया है। इस आवाज के साथ कई बड़े विशेषज्ञ भी आए और इनविंसिबल सोसाइटी के ऊपर एक विशाल चमकदार आभा मंडल छा गया। आसपास और भी कई समाज थे जिनके लाखों करोड़ों सदस्य थे। हालांकि शिष्यों से लेकर बुजुर्गों तक उन समाजों के सभी सदस्य जिन्होंने उस समय अजेय समाज को देखा, भय से उनके चेहरे पीले पड़ गए। टाइटन सम्राट एकेडमी में तरह तरह की बातें फैल रही थीं। सभी दुष्ट राक्षस वापस आ गए हैं। अपनी आभाएं छिपाकर रखो और बाहर मत जाओ। उन पागलों को मुसीबत खड़ी करने का बहाना मत दो। वे आमतौर पर अपनी साधना के लिए बाहर जाते हैं। वे सब अचानक वापस क्यों आ गए? क्या कुछ हुआ है? शायद यह अजेय सोसाइटी के नए 18वें सदस्य ध्रुव की वजह से है। उसने सच में मृग तृष्णाओं की दुनिया में लोगों को मार डाला था, जिससे बहुत हंगामा हुआ था। यह स्वाभाविक है कि वे वापस आना चाहेंगे और अपने दल में शामिल होने वाले नए सनकी को देखना चाहेंगे। उन्हें शायद चिंता हो रही होगी कि लोग ध्रुव के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। आखिर में ध्रुव का साधना आधार अभी भी बहुत कमजोर है। उसकी हत्या के लिए बस एक अर्धअमर भेजना होगा। उनके लिए यह बहुत बुरा होगा कि इतनी क्षमता वाले किसी व्यक्ति को उसके विकास से पहले ही मार दिया जाए। आइए इंतजार करें और देखें कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। इस बीच तरुक सभी नए बड़े भाइयों और बहनों का ध्रुव से परिचय करा रहा था। यह एल्डर थर्ड सिस्टर हैं, जो आर्कियन कॉल्ड्रॉन गॉड चैनलिंग एनर्जी नामक एक प्राचीन अमर कौशल का अभ्यास कर रही हैं। वह पहले ही खड़ाई के साथ एकाकार हो चुकी है और उन्होंने पहाड़ों और नदियों का अपना कॉल्ड्रॉन बना लिया है, जिससे वह एक ही विचार से भूभाग को नियंत्रित कर सकती है। यह एल्डर फोर्थ ब्रदर हैं, जो भाग्य का पीछा करने वाली आत्मा को नष्ट करने वाली जीवनदायिनी ऊर्जा में निपुण हैं। चाहे आप हत्या की बात कर रहे हों या उपचार की, वह स्वर्ग में सर्वश्रेष्ठ हैं। अपने अलग अलग बड़े भाइयों और बहनों से परिचय होने के बाद ध्रुव हाथ जोड़कर सम्मानपूर्वक झुकते थे। उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी और वे सभी के नाम, उनके अनोखे गुण, विशेषताएं, उनके द्वारा विकसित ऊर्जा कलाएं, उनका समग्र स्तर और ऐसी अन्य चीजों पर नजर रखते थे। उनके समेत वहां 17 लोग मौजूद थे। दूसरे शब्दों में अजेय सोसाइटी के सभी अनुयायी मौजूद थे, सिवाय प्रसिद्ध ज्येष्ठ भ्राता के। बदले में इसका मतलब यह था कि बड़े दूसरे भाई के पास किसी भी अन्य की तुलना में सबसे अधिक साधना आधार था। इस समय ध्रुव उससे पूरे 12 स्तर दूर था। अगर वे लड़ें और ध्रुव को गॉड लीजन सील की मदद नहीं मिली
तो पलक झपकते ही उसका सफाया हो जाएगा। शुक्र है कि यह उसका बड़ा भाई था, एक ऐसा व्यक्ति जो हर हाल में उसका साथ देगा। परिचय होने के बाद एल्डर सेकंड ब्रदर बुक जीनियस ने शांत भाव से चारों ओर देखा और कहा, कनिष्ठ भाइयों और बहनों, गुरु एकांतवास में विध्वंस के रूही तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक स्वर्ग विरोधी कार्य है जिसका अंत या तो पूर्ण सफलता या घोर पराजय में होगा। जहां तक एल्डर ब्रदर की बात है, वह एक शक्तिशाली शत्रु को मारने की तलाश में हैं और जल्द ही वापस नहीं लौटेंगे। अभी मैं अजेय समाज का सर्वोच्च पदस्थ सदस्य हूं और निर्णय लूंगा। क्या किसी को इससे कोई समस्या है? बड़े भाई, अगर आपको कुछ कहना है तो कह दीजिए, कनिष्ठ भाइयों में से एक ने कहा। हम अजेय समाज के भाई बहन एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और हमेशा सम्मान और अपमान दोनों को साझा करेंगे। हमारे कनिष्ठ 18वें भाई भी इसमें शामिल हैं। बुक जीनियस ने सिर हिलाया। जूनियर 18वां भाई अभी अभी हमारी सोसाइटी में शामिल हुआ है और हालांकि वह साफ तौर पर एक असाधारण और दुर्लभ प्रतिभा है, फिर भी उसके विकास की बहुत गुंजाइश है। आखिर में अगर कोई अर्ध अमर उस पर हमला करता है तो वह तुरंत मारा जाएगा। इसलिए अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता उसे अपने साधना आधार को बेहतर बनाने में मदद करना है। ध्रुव की ओर देखते हुए उसने कहा, जूनियर 18वां भाई, क्या आपके पास ऐसा करने के लिए कोई योजना है? मैं अपने साधना आधार को खुद ही बेहतर बनाना चाहूंगा, ध्रुव ने कहा। हालांकि वह पहले से ही बहुत प्रभावित था। यह स्पष्ट था कि चूंकि अजेय समाज में केवल कुछ ही सदस्य थे, वे एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। कई सदस्यों वाले समाजों में खलनायक अक्सर ईमानदार लोगों के साथ मिल जाते थे और आमतौर पर षड्यंत्र और आपसी कलह होती थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। मेरे लिए एक और सफलता पाने का एकमात्र तरीका महानता के नर्क में जाना है। बड़े दूसरे भाई, आपने असंख्य लोक सम्राट चार्ट नामक किसी चीज का जिक्र किया था जो सैद्धांतिक रूप से वहां एक रास्ता खोल सकता है। यह असंख्य लोक सम्राट चार्ट सच में क्या है? असंख्य लोगों का सम्राट चार्ट, बुक जीनियस ने जवाब दिया। यह प्राचीन अमर प्राणियों द्वारा छोड़ा गया एक अद्भुत अनमोल खजाना है। इसे बनाने में कई अमर प्राणियों की शक्ति लगी थी, लेकिन आखिर में यह नश्वर दुनिया में खो गया। इसी वजह से सभी शक्तिशाली एकेडमी और संगठन इसकी तलाश में हैं। दुर्भाग्य से इसका सटीक स्थान अभी अज्ञात है, लेकिन अगर आप इसे पा सकें तो आप इसका उपयोग अस्तित्व के कई स्तरों तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं। एक नश्वर शरीर के साथ भी आप एक अमर दुनिया में जा सकते हैं। असंख्य लोगों के सम्राट चार्ट की शक्ति आपके पास होने पर अमर प्राणियों के लिए भी आपको नुकसान पहुंचाना असंभव होगा। ये इतना शक्तिशाली है? ध्रुव ने आश्चर्य से कहा। हाँ, बिल्कुल है। खुशकिस्मती से हमें इसके स्थान का सुराग मिल गया है। ये वस्तु असल में एक विशाल खजाना है जो कई ग्रहों से जुड़ा है। इसमें मौजूद कई खजानों में ग्रहों के भ्रूणीय केंद्र भी हैं। भ्रूणीय ग्रहीय कोर? ध्रुव चौंक गया। ये चीजें आसानी से नहीं मिलती। अगर मुझे एक मिल जाए तो ड्रैगन सम्राट महाद्वीप को ग्रह में बदलना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा मेरा अमर बच्चा छलांगे मारकर आगे बढ़ेगा और शायद अर्ध अमर स्तर तक भी पहुंच सकेगा। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो कनिष्ठ भाई, बुक जीनियस ने कहा। थोड़ा क्षमा प्रार्थी भाव से उसने कहा, तुम अपने अमर बच्चे को अर्ध अमर में बदलना चाहते हो, लेकिन दुर्भाग्य से यह बहुत मुश्किल होगा। समृद्ध हरे भरे महाद्वीप की जीवन शक्ति कमजोर है। आखिर में यह प्राचीन काल के एक बहुत बड़े महाद्वीप का एक छोटा सा टुकड़ा मात्र है। अगर तुम्हारे पास जरूरी कच्ची शक्ति भी हो तो भी इस जगह को ग्रह बनाने में शायद हजारों साल लगेंगे, और फिर भी यह अर्धअमर स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। अगर तुम जल्दी सफलता चाहते हो, देर से नहीं, तो यह रास्ता नहीं है। शायद अगर तुम्हारे पास बहुत सारे भ्रूण ग्रहीय केंद्र होते तो तुम वह गति पा पाते जिसकी तुम्हें जरूरत थी। अगर तुम अपने महाद्वीप को क्वेकटॉन महाद्वीप के आकार का बना पाते तो तुम्हारा लक्ष्य कहीं ज्यादा यथार्थवादी होता। अचानक काले कपड़ों में एक आदमी आगे आया और ठंडे स्वर में बोला, चलो सीधे सीधे बात करते हैं। हम भाई बहनों को मिलकर भूकंप भोर महाद्वीप पर जीत पा लेनी चाहिए। उस महाद्वीप की बलि देकर उसे समृद्ध हरे भरे महाद्वीप में मिला देना चाहिए। उसे एक ग्रह बनाने के लिए इतना ही काफी होगा, है ना? काले कपड़े वाला आदमी बड़ा सातवां भाई था और एक अत्यंत क्रूर चरित्र के रूप में जाना जाता था। कनिष्ठ सातवें भाई, तुम्हारा शैतानी स्वभाव फिर से सामने आ रहा है, बड़े दूसरे भाई ने डांटा।
हालांकि यह सच है कि क्वेकडॉन महाद्वीप की समृद्ध हरे भरे महाद्वीप से निकटता इसे एक आदर्श लक्ष्य बनाती है, फिर भी वहां अरबों खरबों लोग रहते हैं। क्या तुम्हें पता है कि सिर्फ एक ग्रह बनाने के लिए उन सब की बलि देना कितना बुरा होगा? अरे तुम किस बात से डर रहे हो? बड़े सातवें भाई ने कहा। मैं वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, न कि वो जो स्वर्ग मुझसे करवाना चाहता है। जितना ज्यादा तुम कुछ हासिल करना चाहते हो उतना ही ज्यादा दुष्ट बनना पड़ता है। इसी तरह तुम मजबूत बनते हो। क्रूर, ध्रुव ने सोचा, पूरी तरह से और बेहद क्रूर। ये लोग उसके बड़े भाई एक ग्रह बनाने के लिए एक पूरे महाद्वीप की बलि चढ़ाने के विचार पर यूं ही बहस कर रहे थे। ये सच में सभी नियमों और सिद्धांतों की अवहेलना थी, यहां तक कि स्वर्ग के भी। क्वेकडॉन महाद्वीप में 3000 रूही संप्रदाय और 1 लाख छोटे छोटे गुट थे। वहां उतने ही 1000 रूही संप्रदाय और 1 लाख छोटे छोटे गुट थे। वहां उतने ही महान ड्रैगन थे जितने बारिश की बूंदें, और उतने ही महापुरुष थे जितने समुद्र में रेत के कण। दरअसल माना जाता है कि वहां अर्ध अमर विशेषज्ञ भी थे। कोई व्यक्ति कितना बेईमान होगा जो उन सभी का बलिदान देने को तैयार हो। बड़े सातवें भाई का नाम मेंगशफान था और उसकी जानलेवा आभा दुनिया में बेजोड़ थी। बहुत बढ़िया जूनियर सातवें भाई, बुक जीनियस ने कहा। मुझे पता है कि जिस ऊर्जा कला की तुम साधना करते हो वह सब कुछ मारने के बारे में है, लेकिन अभी के लिए उस बात को जाने दो। हमें जूनियर 18वें भाई को उस खजाने तक पहुंचाने की योजना बनानी है और हमारे पास समय नहीं है। दूसरे समूह भी इस खजाने के बारे में जानते हैं, जिनमें टाइटन सम्राट एकेडमी के हमारे कुछ सबसे बड़े दुश्मन भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए मेगाप्लेक्सस एकेडमी में बहुत सारी सोसाइटी हैं जो इसे पाने के लिए बेचैन हैं। अगर उन्हें असंख्य लोगों का सम्राट चार्ट मिल गया, साथ ही बाकी का खजाना भी, तो ये हमारी अजेय सोसाइटी के लिए एक बड़ी समस्या होगी। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम ही इसे पाएं। इसके अलावा वहां मौजूद कई ग्रहीय केंद्र जूनियर 18वें भाई के लिए बहुत उपयोगी होंगे। साथ ही वहां दुष्ट राक्षसों से लड़ने से उसे अच्छा प्रशिक्षण भी मिलेगा। यह सच है, समय बहुत कम है, इसलिए चलो उस खजाने को पाने की योजना बनाते हैं। ठीक है, ध्रुव ने सिर हिलाया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि टाइटन सम्राट एकेडमी में शामिल होने के बाद सबसे पहली बड़ी चीज जो होगी वह यह होगी कि उसे एक बहुत बड़े रहस्य का पता चलेगा। उस खजाने का विवरण जो असंख्य लोगों का सम्राट चार्ट था। उसने हैंगिंग माउंटेन में असंख्य लोगों का सम्राट चार्ट शब्द सुना था और जानता था कि यह प्राचीन अमर लोगों द्वारा बनाई गई एक तरह की पेंटिंग या चार्ट था जो अस्तित्व के अलग अलग स्तरों के बीच यात्रा करने का एक तरीका था। आखिर में यह नश्वर दुनिया में खो गया। हालांकि यह हर 10,000 साल में एक बार फिर से दिखाई देता था और लोग खजाने की तलाश में इसमें प्रवेश करते थे। यह एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति बनने का एक आसान तरीका था। जाहिर है, असंख्य लोगों का सम्राट चार्ट अब एक बार फिर से दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे अजेय सोसाइटी में चर्चा आगे बढ़ी, ध्रुव को असंख्य विश्व सम्राट चार्ट की और भी बेहतर समझ मिली। ये बहुत प्राचीन काल से था और इसकी शक्ति अमर प्राणियों से भी बढ़कर थी। यह समय समय पर नश्वर जगत में प्रकट होता था। जब ऐसा होता था तो जो लोग भाग्य से इससे जुड़े होते थे वे इसमें प्रवेश करते और अद्भुत खजानों की खोज कर पाते थे। जो लौटते थे वे शक्तिशाली अधिपति बन जाते थे। कुछ प्राचीन कहानियों के अनुसार असंख्य लोगों का सम्राट चार्ट सच में एक उत्तराधिकारी, एक शक्तिशाली स्वामी की तलाश में था जो चार्ट की कृपा पाकर तुरंत अमर हो जाए। वह व्यक्ति न केवल असंख्य स्वर्गों को आसानी से पार कर सकेगा बल्कि युद्ध में भी बेजोड़ होगा। यह चार्ट आखिरी बार 10,000 साल पहले सामने आया था और इसके नतीजे में कई शक्तिशाली अधिपतियों का उदय हुआ था और अब ये वापस आ गया है। एक अंतर यह था कि इस बार इनविंसिबल सोसाइटी इस मामले के बारे में जानने वाली पहली संस्थाओं में से एक थी। यह एक बड़ी घटना थी और अजेय सोसाइटी के सदस्य इस स्थिति का लाभ उठाकर जितनी जल्दी हो सके असंख्य विश्व सम्राट चार्ट को ढूंढना चाहते थे और खजाना इकट्ठा करना शुरू करना चाहते थे। दरअसल यही वजह थी कि सभी लोग वापस लौट आए थे। ब्रह्मांड के घूमने के बारे में मेरे अवलोकन और जादुई नियमों पर अलग अलग भविष्यवाणियों के अनुसार मुझे पूरा यकीन है कि असंख्य विश्व सम्राट चार्ट कोइलिंग आर्क ग्रह प्रणाली में कहीं दिखाई देगा। बड़े दूसरे भाई बुकजीनियस ने अपनी उंगली हिलाई जिससे उनके निजी कक्ष के बीचों बीच हवा में एक नक्शा उभर आया। ये एक बहुत ही विस्तृत और असली तारा चार्ट था जिसमें तारों और ग्रहों की एक नदी सी बहती थी और ध्रुव ने इनमें से कुछ भी नहीं पहचाना। वह जानता था कि योर वाइल्ड्स
ब्रूट वाइल्ड्स, प्रोटो वाइल्ड्स और वेस्ट वाइल्ड्स ग्रह मंडल बहुत विशाल हैं, जिनमें ग्रहों और महाद्वीपों की लगभग अनंत संख्या है। लेकिन अब जब वह टाइटन सम्राट एकेडमी का सदस्य था, तो उसका विश्व दृष्टिकोण फिर से बदल रहा था और उसे एहसास हुआ कि फोर वाइल्ड्स ग्रहमंडल सच में ब्रह्मांड का एक छोटा सा कोना है। 4 वाइल्ड्स से परे अन्य ग्रह प्रणालियां थीं, जो स्थान और भी ज्यादा शानदार और आबादी वाले थे। कनिष्ठ 18वें भाई, ये हमारे 4 वन्य ग्रह मंडल का नक्शा है, जिसमें कुल 375 करोड़ ग्रह और लगभग 50 करोड़ तैरते हुए महाद्वीप हैं। जहां तक वैकल्पिक आयामों, छोटे ग्रहों, छोटे लोकों और प्राचीन खंडहरों की बात है, तो उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें गिनना भी मुश्किल है। यह टाइटन सम्राट एकेडमी द्वारा शासित क्षेत्र है। हंसते हुए बड़े 7वें भाई मेंग शाफन ने ध्रुव की ओर देखा और एक बड़ी किताब निकालकर उसकी ओर उछाल दी। तारों वाले आकाश का यह एटलस लो और इसका अच्छी तरह से अध्ययन करो, कनिष्ठ 18वें भाई। इससे तुम्हें हमारे ग्रह मंडल की बेहतर समझ हो जाएगी। समझ गया, ध्रुव ने किताब उठाकर खोलते हुए जवाब दिया। वह तरह तरह के चित्रों और छवियों से भरी थी, जो उसकी चेतना के सागर में उमड़ पड़ी। हैरानी की बात यह थी कि उसे जानकारी याद करने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। वह अपने आप ही उसके दिमाग में अंकित हो गई। पलक झपकते ही उन्हें महान ज्ञान का अनुभव हुआ। वहां चमकते हुए खगोलीय पिंडों का एक विशाल घूमता हुआ भंवर था, जो मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बटा हुआ था। हर हिस्से में लाखों करोड़ों ग्रह थे, जिनके बीच एक शून्य था, और साथ ही अनगिनत सर्पिलाकार वर्महोल भी थे। इसके अलावा टूटे हुए ग्रह, छोटे छोटे ग्रह और अन्य छोटे छोटे स्थान भी थे। ये 4 वाइल्ड्स ग्रह प्रणाली थी। कुछ देर जानकारी का अध्ययन करने के बाद ध्रुव ने अलग अलग ग्रहों की पहचान शुरू की। आखिर में उसकी नजर धूल के कण के आकार के एक दूरस्थ स्थान पर पड़ी, जिसे समृद्ध हरे भरे महाद्वीप का नाम दिया गया था। बेशक यहीं उसका नवनिर्मित ड्रैगन सम्राट महाद्वीप मौजूद था। उससे ज्यादा दूर नहीं, लटकते पर्वत जैसे अलग अलग ग्रह थे और साथ ही कंकड़ के आकार का क्वेक डॉन महाद्वीप भी। 4 वन्य ग्रहों के भीतर कई शक्तियां थीं, कुछ बड़ी, कुछ छोटी। सबसे छोटी शक्तियां ऐसी थीं जिन्हें वह एक ही सांस में मिटा सकता था। सबसे बड़ी शक्तियां बेशक टाइटन सम्राट एकेडमी थीं, जो 4 वन्य ग्रहों के बीच में सूरज की तरह तैर रही थीं और चारों दिशाओं में प्रकाश फैला रही थीं। लगभग 1 घंटे तक ध्रुव ने सारी नई जानकारी का अध्ययन किया और उससे परिचित हुई। अन्य ग्रह प्रणालियां भी थीं जो 4 वन्य क्षेत्रों की सीमा पर स्थित थीं, ऐसे स्थान जो टाइटन सम्राट हेवन द्वारा प्रशासित नहीं थे। दिलचस्प बात यह है कि हालांकि शैडो मोनार्क महाद्वीप सच में 4 वाइल्ड्स ग्रह प्रणाली के एक दूरस्थ कोने में स्थित था, यह सच में एक विशाल शून्य के किनारे पर था और इसे एक सीमावर्ती क्षेत्र माना जा सकता था। दूसरी ओर एक अन्य स्वर्ग द्वारा प्रशासित एक स्थान था, मेगाप्लेक्सस हेवन, एक विशाल स्थान जो पूरे 4 वाइल्ड्स ग्रह प्रणाली से भी बड़ा था और ड्रैगन सम्राट महाद्वीप दोनों के बीच की सीमा पर था। अचानक ध्रुव को ठंडा पसीना आ गया। ड्रैगन सम्राट महाद्वीप सीमा पर है। अगर दोनों ग्रह मंडलों में युद्ध हुआ तो यह सबसे पहले गोलीबारी में फंस जाएगा। दरअसल यह शायद तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। लगता है मुझे इसे जल्द से जल्द एक ग्रह बनाना होगा। जैसे ही मेरा अमर बच्चा अपनी छोटी दुनिया बसा लेगा, वह वहां की सुरक्षा का नेतृत्व कर सकेगा। तो 18वें कनिष्ठ भाई बुकजीनियस ने कहा, अब तुम्हें 4 जंगली ग्रह मंडल और उसके परिवेश की बुनियादी समझ हो गई है। हमारे पूर्व में झुलसा देने वाले योद्धा स्वर्ग द्वारा नियंत्रित ग्रह मंडल है और दक्षिण में अथाह पवित्रता स्वर्ग है, पश्चिम में कुंडलित चाप स्वर्ग है और आखिर में उत्तर में मेगाप्लेक्सस स्वर्ग है। इन चारों ग्रह मंडलों में हमारे टाइटन सम्राट एकेडमी जैसे एकेडमी है, जो अपनी पीढ़ी की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को जन्म देते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मेरी सारी गणनाएं इस ओर इशारा करती हैं कि असंख्य विश्व सम्राट चार्ट कुंडलित चाप स्वर्ग के क्षेत्र में कहीं है। हमें उस ग्रह मंडल में जाना होगा और हाँ, ऐसा करते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी। एक भी गलत कदम और हम मर सकते हैं। दुर्भाग्य से मेरे पास सटीक निर्देशांक नहीं है, जिसका मतलब है कि हमें जांच के लिए अलग अलग जाना होगा। हमारे पक्ष में संख्या बल के बिना यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी। इसे हमेशा ध्यान में रखना। बिल्कुल, ध्रुव ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। चिंता मत करो बड़े दूसरे भाई, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं,
लेकिन उनमें से बहुत कम लोग कभी सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो योजना यह है कि कुंडलित छाप स्वर्ग के क्षेत्र में प्रवेश किया जाए और असंख्य विश्व सम्राट चार्ट तक जाने वाले प्रवेश नोड्स को खोजा जाए। अगर आपको कोई मिल जाए तो तुरंत उसके साथ विलय कर लें। याद रखना, यह चीज लगभग हर 10,000 साल में एक बार ही आती है। जब ऐसा होगा तो इसके आने और स्थान के संकेत मिलते रहेंगे। मैंने पहले ही काफी सबूत जुटा लिए हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह बहुत जल्द नश्वर संसार में प्रकट होगी। अगर आपको कोई प्रवेश नोड मिल जाए और आप उससे जुड़ जाएं तो आप चार्ट में प्रवेश कर जाएंगे और वह नोड आपके पीछे बंद हो जाएगा। बाद में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना मुश्किल तो होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। हम जैसे लोगों के लिए इसमें बस थोड़ा समय लगेगा, समझे? बिल्कुल। यह रही मेरी बनाई हुई एक खास योजना जिसमें सबके लिए काम है। हम सब एक अलग दिशा में जाएंगे। अजय सोसाइटी में चर्चा 3 दिन और 3 रातों तक चली, जो ध्रुव के लिए काफी जानकारी का सत्र था। लेकिन शुक्र है अब उसे टाइटन सम्राट एकेडमी, 4 वाइल्ड ग्रह प्रणाली और आसपास की ग्रह प्रणालियों की काफी अच्छी समझ थी। हाथ में मिशन स्पष्ट था। हर शिष्य को कोइलिंग आर्क ग्रह प्रणाली में एक अलग गंतव्य सौंपा गया था। एक ऐसी जगह जहां एल्डर द्वितीय भाई को पूरा यकीन था कि एक प्रवेश नोड होगा। वहां पहुंचने पर हर शिष्य को उस स्थानिक नोड का पता लगाना होगा, उसके साथ विलय करना होगा और खजाने की खोज के लिए असंख्य विश्व सम्राट चार्ट में प्रवेश करना होगा। एक निश्चित समय पर बड़े दूसरे भाई ने कहा, बहुत अच्छा, हमने पिछले 3 दिनों और रातों में इस मामले पर विस्तार से बात की है और आप सभी जानते हैं कि क्या करना है। अब अलग होने का समय आ गया है। याद रखें, असंख्य संसारों का सम्राट चार्ट जल्द ही प्रकट होगा और आपको वह मिलेगा या नहीं, यह आपके अपने भाग्य पर निर्भर करेगा। शुक्र है हमारे पास खोज करने और प्रवेश नोड्स के स्थान की पुष्टि करने के लिए काफी समय है। बड़े दूसरे भाई अपने पैरों पर खड़े हो गए, ध्रुव को सिर हिलाया और प्रकाश के चमकते बिंदुओं के समूह में बिखर गए, जो धीरे धीरे गायब हो गए। अलविदा भाइयों और बहनों, अपना ख्याल रखना। एक एक करके अजय सोसाइटी के अन्य सदस्यों ने अलविदा कहा और चले गए। यहाँ तक कि तरुक, स्वॉर्ड 17 और फ्लावर फर्न भी चले गए। कुछ ही समय में ध्रुव को छोड़कर अजय सोसाइटी खाली हो गई। यह अजय समाज सचमुच अजीबोगरीब लोगों से भरा पड़ा है, ध्रुव ने सिर हिलाते हुए सोचा। वे अपनी मर्जी से आते जाते थे, दुनिया की परवाह किए बिना और पूरी तरह से निश्चिंत। खैर, मुझे लगता है कि मुझे पहले ड्रैगन सम्राट महाद्वीप वापस जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मेरा अमर बच्चा इन जमीनों के सार के साथ घुल मिल जाए। बड़े दूसरे भाई के अनुसार अमर दुनिया जल्द ही असंख्य विश्व सम्राट चार्ट के बारे में घोषणाएं भेजेगी। एक बार ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से बहुत खूनी लड़ाई होने वाली है। गति में धुंधला होकर वह गायब हो गया। अब जब वह टाइटन सम्राट एकेडमी का योद्धा था और अजय सोसाइटी का सदस्य था, तो 4 वाइल्ड्स में उसकी स्थिति हैंगिंग माउंटेन से 10 गुना ऊंची थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि वह सिर्फ ड्रैगन सम्राट महाद्वीप के बारे में भूल जाएगा। एक बार जब वह खुले में आ गया तो उसने अपने एंजल विंग्स को फैलाया और टाइटन सम्राट एकेडमी के स्वर्गीय महल को छोड़ने के लिए अंतरिक्ष को छेद दिया। अब उसके पास जो अजय सोसाइटी का चिन्ह था, उससे किसी ने भी उसका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की। तकनीकी तौर पर वह सिर्फ एक सम्मानित योद्धा था जो एक अपेक्षाकृत निम्न पद था, लेकिन हर कोई अजय सोसाइटी को सनकी लोगों से भरा हुआ मानता था और अभी कोई भी उस पर हमला करके मुसीबत मोल लेने का जोखिम नहीं उठाएगा। पलक झपकते ही वह सेंट्रल प्लैनेटरी रिवर में था और योर वाइल्ड्स ग्रह प्रणाली की ओर वापस जा रहा था। जब ध्रुव जा रहा था तो एक पीले रोब वाले योद्धा की बुरी आंखें उसका पीछा कर रही थीं। वह छोटा बच्चा आखिर में चला गया। खैर, तुम क्या सोचते हो, हम उससे कैसे निपटेंगे? यह आसान है, दूसरे योद्धा ने कहा। बस सही मौके का इंतजार करो और उसके परिवार को अगवा कर लो और उन्हें धमकी देने के लिए इस्तेमाल करो। वह कुछ राज छिपा रहा है, यह पक्का है, वरना वह जीवन और मृत्यु के जादुई नियमों को बदल नहीं पाता। इसके अलावा वह हैंगिंग माउंटेन की होली मदर और उस व्यक्ति का बेटा है। मैंने पहले ही जांच कर ली है, एक और योद्धा ने कहा, और इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि वह उस व्यक्ति का बेटा है। शायद वह उससे जुड़े कुछ राज भी जानता हो। वह व्यक्ति टाइटन सम्राट एकेडमी में एक वर्जित विषय है। कोई आश्चर्य नहीं कि अजय दुगु इस ध्रुव को एक शिष्य के रूप में क्यों चाहता था। वैसे हैंगिंग माउंटेन की होली मदर अब किस साधना स्तर तक पहुंच गई है? अचानक एक लंबी सफेद पोशाक में एक बुजुर्ग दिखाई दिया। यहाँ क्या चर्चा हो रही है?
एल्डर व्हाइट स्टोन, सभी योद्धाओं ने कमर से झुकते हुए कहा। यह वही एल्डर व्हाइट स्टोन था जिसकी भुजा को तरुक ने काट दिया था। किसी तरह उसकी भुजा अब फिर से जुड़ गई थी। एक योद्धा ने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़े और कहा, एल्डर व्हाइट स्टोन सर, हम बस अजेय सोसाइटी पर नजर रख रहे थे। सभी राक्षस वापस आ गए और 3 दिन और 3 रातों तक एक बैठक की। फिर वे गायब हो गए, जिसमें ध्रुव भी शामिल था। लेकिन यह ध्रुव के कुछ महीनों के लिए एकांतवास में साधना करने के बाद हुआ। मुझे लगता है कि वह सफलता नहीं पा सका। ओह, तो उसे सफलता पाने में परेशानी हो रही है। एल्डर व्हाइट स्टोन के चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। उस बच्चे के पास अपनी साधना के आधार के बारे में निश्चित रूप से एक उच्च स्तर की समझ है। अगर वह सफलता नहीं पा सकता तो इसका मतलब है कि यह स्वर्ग और पृथ्वी बहुत कमजोर है। तो वह इतना शक्तिशाली है, लगता है कि उससे निपटने की कुंजी होली मदर ही है। ध्रुव एक बार फिर पूर्व समृद्ध हरे भरे महाद्वीप पर लौट रहा था, जिसका नाम उसने निश्चित रूप से ड्रैगन सम्राट महाद्वीप रख दिया था। उसकी स्थिति पहले से बहुत अलग थी। वह टाइटन सम्राट एकेडमी का एक समर्पित योद्धा और अजेय सोसाइटी का सदस्य था। उसके आते ही घटनाओं का एक पूरा सिलसिला शुरू हो गया। ड्रैगन मोनार्क सिटी में जयकारे गूंज उठे और आसमान में आतिशबाजी फूटने लगी। माहौल उल्लास और आनंद से भर गया। महाद्वीप को चलाने वाली वरिष्ठों की संसद में ध्रुव के भाई बहन शामिल थे, जिनमें स्वर्णिम और कई अन्य लोग भी शामिल थे, और उन्होंने तुरंत एक विशाल भोज का आयोजन किया। 9 प्रांतों के नेताओं के साथ साथ अनगिनत शहरों के प्रतिनिधियों और यहाँ तक कि कई भाग्यशाली आम लोगों को भी बुलाया गया था। आखिर में ज्यादातर लोगों ने टाइटन सम्राट एकेडमी के बारे में कभी सुना ही नहीं था, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने तुरंत इसकी घोषणा कर दी। ज्यादा देर नहीं लगी जब सबको पता चल गया कि ध्रुव 4 वन्य ग्रह मंडल के सबसे ऊंचे शैक्षणिक संस्थान में शामिल हो गया है। एकेडमी की तुलना में क्वेकडॉन महाद्वीप और हैंगिंग माउंटेन लगभग चींटियों जितने ही महत्वपूर्ण थे। इसका मतलब था कि ड्रैगन सम्राट महाद्वीप के पास अब एक शक्तिशाली रक्षक था जिस पर वह भरोसा कर सकता था। जो कोई भी समस्याएं पैदा करना चाहता था, उसे सोच समझकर काम करना होगा, वरना उसे टाइटन सम्राट एकेडमी के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे भोज चलता रहा, जो लोग शराब नहीं पी रहे थे वे भी उत्साह से नशे में धुत हो गए। एक समय हिमेश ने कहा, ध्रुव आओ मेरे साथ पियो। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा। तुम तो मानो स्वर्ग से आए अमर प्राणी हो। किसने सोचा होगा कि यानहेवन जैसी छोटी तुच्छ जगह से एक सच्चा ड्रैगन निकलेगा। हर्ष ये कहकर उन्होंने साथ में शराब पी। अपने होंठ पोंछते हुए हिमेश ने आगे कहा, टाइटन सम्राट एकेडमी जाने के कुछ ही समय बाद आपकी माँ ड्रैगन मोनार्क सिटी में मिलने आई और आखिर में मैं उनसे फिर से मिल पाया। मैं उन शुरुआती दिनों के बारे में सोच भी नहीं सकता जब मैं उनसे पहली बार मिला था। अतीत को भूल जाइए पिताजी, ध्रुव ने मंद मुस्कान के साथ कहा। भविष्य के बारे में सोचिए। आप तो हमेशा के लिए जीने वाले हैं, जानते हैं। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि हजारों लाखों साल की खुशियों का अनुभव कैसा होगा? क्या माँ ने ड्रैगन सम्राट महाद्वीप को बेहतर बनाने के लिए कुछ काम किया था? मुझे लगता है कि धूसर स्थान पहले से ज्यादा मजबूत है, शायद किसी अमर देवता की शक्ति के कारण। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु ध्रुव, भूत सम्राट यम ने कहा। अब तक उनकी अधीनता कोई दिखावा नहीं थी, क्योंकि ध्रुव का साधना आधार उनसे कहीं ज्यादा था। भूत सम्राट यम पहले ही 9वें चरण के ज्ञानोदय की खोज शुरू कर चुके थे, जिससे वे महाकाव्य गाथा के ड्रैगन बनने के बहुत करीब पहुंच गए थे। लेकिन उन्हें आभास हो गया था कि ध्रुव उन्हें थोड़े से प्रयास से ही इतनी बुरी तरह घायल कर सकता है कि वे पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाएं। परम पूज्य माता निरीक्षण दौरे पर आई थीं। महामहिम, उन्हें पता है कि आप इस महाद्वीप को एक ग्रह में बदलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अनेक स्वर्गों की दिव्य शक्ति का उपयोग करके उसे आदिम अराजकता मंत्र रचनाओं में गहराई तक पहुंचा दिया। इस कारण आदिम अराजकता पूरा ऊर्जा महाद्वीप के साथ और भी गहराई से जुड़ गई और उसके सार को 10 गुना बेहतर बना दिया। जादुई नियम अब ज्यादा स्थिर हैं और भूमिगत अयस्क और भी ज्यादा हैं। यहाँ तक कि जमीन की सतह भी आत्मिक मिट्टी में बदल गई है। भूत सम्राट यम के पास पवित्र माता की तारीफ करने में कोई कमी नहीं थी। ध्रुव ने अपना प्रभु नेत्र खोला और चारों ओर देखा तो उसे आसपास के शून्य में आदिम अराजकता की प्राण ऊर्जा और अमर जादुई नियम दोनों दिखाई दिए। हाँ, माँ ने निश्चित रूप से मेरे लिए एक उत्कृष्ट आधार बनाया है। अतीत में ड्रैगन
सम्राट महाद्वीप एक छोटा सा तालाब था, लेकिन अब यह एक झील में बदल रहा था, और इसका मतलब था कि यह और भी ज्यादा शक्ति धारण कर सकता था। मुझे लगता है अब मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है, उसने सोचा। फिलहाल मैं अपनी पूरी ताकत से मौजूदा जमीनों का विस्तार करूंगा। मैं इस महाद्वीप को अभी ग्रह में नहीं बदल सकता, क्योंकि मेरे पास अभी पर्याप्त शक्ति नहीं है। इसके अलावा मुझे काम करने के लिए और भी जमीन चाहिए, शायद मेरे पास अभी जितनी जमीन है उससे 1000 गुना ज्यादा। तभी मैं इस जगह को क्वेकडॉन महाद्वीप जैसे ग्रह में बदल पाऊंगा और अपने अमर बच्चे को अर्ध अमर बनने में भी मदद कर पाऊंगा। भोज खत्म होने के बाद ध्रुव एकांत ध्यान में चली गई। सबसे पहले उसने इकट्ठा किए हुए सारे खजाने, स्पिरिट स्टोन, शिल्प सामग्री और शक्ति वाहन निकाले। फिर उसने ड्रैगन मोनार्क सिटी के बाहर एक मैदान में एक विशाल मंत्र रचना स्थापित की, जो नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ और प्राचीन नारकीय देवताओं की शक्ति के अनुसार थी। इस दल में चांसलर सन मून, यांग चाओगुआंग, देवांकर, अन्य महान संत और उनके सभी भाई बहन भी उपस्थित थे। ये ड्रैगन सम्राट महाद्वीप के प्रमुख व्यक्ति थे और वे सहायता प्रदान करने के लिए उपस्थित थे। ध्रुव, क्या तुम इस महाद्वीप को और ऊंचे स्तर पर ले जाने की योजना बना रही हो? हिमेश ने पूछा। तुम्हारी माँ ने कहा था कि हाल ही में 4 जंगली ग्रह प्रणालियों में काफी गतिविधियां हुई हैं और अमर दुनिया संगठित हो रही है। यह देखते हुए कि हमारा ड्रैगन सम्राट महाद्वीप इन ग्रह प्रणालियों की सीमा पर है, ये हमें किसी भी हमले के लिए एक आदर्श मंच बनाता है। ये हमारे लिए एक आपदा होगी। मेरे पास इस स्थिति से निपटने की एक योजना है, ध्रुव ने शांति से कहा। मैंने मूल रूप से इस महाद्वीप को अपने ड्रैगन क्षेत्र का हिस्सा बनाने की आशा की थी। दुर्भाग्य से मेरी साधना का स्तर अभी भी इसके लिए बहुत कम है और अभी मैं कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। शुक्र है कि मुझे एक अमर भ्रूण प्राप्त हुआ जो तेजी से ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। आज मैं देवताओं की सेना के लिए रास्ता बनाने हेतु शैतानों के अवशेषों को बिछा दूंगा। नर्क का मांस और रक्त उन्हें बलि के रूप में अर्पित किया जाए। गड़गड़ाहट। अपने हाथ की एक लहर से उसने मंत्र रचना को सक्रिय कर दिया, जिससे ग्रैंड सम्राट का शिवालय हवा में ऊपर उठ गया, जो कई अमर कणों से चमक रहा था। एक शिशु के रोने जैसी आवाज सुनाई दी और उसका अमर बच्चा प्रकट हुआ, जो संरचना के केंद्र में उड़ रहा था। उसके चारों ओर अनगिनत घूमते हुए जादुई खजाने थे, जैसे स्वर्ग को नष्ट करने वाला धनुष, स्वर्ग को नष्ट करने वाले तीर और गोल्डन ड्रैगन स्केल गॉड्स गिफ्ट। ध्रुव ने जो भी खजाने और सामग्री इकट्ठा की थी, उसे वह मंत्र रचना में अमर बच्चे को दे रहा था। सच तो यह था कि अपनी साधना के स्तर को देखते हुए उसे सच में किसी जादुई खजाने की जरूरत नहीं थी। वह खुद युद्ध में सबसे शक्तिशाली हथियार था, क्योंकि वह प्राचीन शैतानों को चीर सकता था, स्वर्ग को चकनाचूर कर सकता था, नर्क को कुचल सकता था और स्वर्ग के भवनों को बुला सकता था। आगे आओ, नर्क पोर्टल। उसके पीछे द्वार फट पड़ा। वह अनगिनत हड्डियों और कांटों से बना था और शैतान देवताओं के खून से सना हुआ था। वहां मौजूद सभी लोग ध्रुव के करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य थे और इसलिए वे उसकी साधना के आधार से और इस तथ्य से भी परिचित थे कि वह नर्क से दुष्टात्माओं को बुला सकता था। इसलिए वे जो देख रहे थे उससे उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। तुरंत ही नर्क द्वार से चीखें गूंजने लगीं। जैसे ही द्वार खुला, उसमें से नरकीय मानसून फूट पड़ा, जिसके पीछे दुष्ट शैतानों की सेनाएं निकल पड़ीं। सबसे आगे टिड्डियों जैसे कांस्य ज्वलंत राक्षस शैतानों की अंतहीन लहरें थीं और ये सभी पौराणिक स्तर के थे। ऐसा लग रहा था मानो वे सभी ब्रह्मांड पर ही युद्ध छेड़ने पर आमादा हों। हालांकि नर्क पोर्टल से बाहर आने के बाद और इससे पहले कि वे कुछ भी कर पाते, वे विस्फोटित हो गए और उनकी सारभूत ऊर्जा मंत्र संरचना में समा गई, जिससे उनके पीछे केवल बिखरी हुई लाशें ही बचीं। लाखों करोड़ों कांस्य ज्वाला राक्षसों के फटने से चीखें गूंज उठीं और हर जगह लाशों के पहाड़ दिखाई देने लगे। लीन हो जाओ, ध्रुव ने अपनी उंगली हिलाते हुए कहा। तुरंत एक काला छेद प्रकट हुआ, जिसने सभी लाशों को अपने अंदर खींच लिया। खैर, मुझे लगता है कि मुझे पहले ड्रैगन सम्राट महाद्वीप वापस जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मेरा अमर बच्चा इन जमीनों के सार के साथ घुल मिल जाए। बड़े दूसरे भाई के अनुसार अमर दुनिया जल्द ही असंख्य विश्व सम्राट चार्ट के बारे में घोषणाएं भेजेगी। एक बार ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से बहुत खूनी लड़ाई होने वाली है। गति में धुंधला होकर वह गायब हो गया। अब जब वह टाइटन सम्राट एकेडमी का योद्धा था और अजय सोसाइटी का सदस्य था, तो 4 वाइल्ड्स में उसकी स्थिति हैंगिंग माउंटेन से 10 गुना ऊंची थी।
लेकिन ऐसा नहीं था कि वह सिर्फ ड्रैगन सम्राट महाद्वीप के बारे में भूल जाएगा। एक बार जब वह खुले में आ गया तो उसने अपने एंजल विंग्स को फैलाया और टाइटन सम्राट एकेडमी के स्वर्गीय महल को छोड़ने के लिए अंतरिक्ष को छेद दिया। अब उसके पास जो अजेय सोसाइटी का चिन्ह था, उससे किसी ने भी उसका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की। तकनीकी तौर पर वह सिर्फ एक सम्मानित योद्धा था जो एक अपेक्षाकृत निम्न पद था, लेकिन हर कोई अजेय सोसाइटी को सन की लोगों से भरा हुआ मानता था और अभी कोई भी उस पर हमला करके मुसीबत मोल लेने का जोखिम नहीं उठाएगा। पलक झपकते ही वह सेंट्रल प्लैनेटरी रिवर में था और योर वाइल्ड्स ग्रह प्रणाली की ओर वापस जा रहा था। जब ध्रुव जा रहा था तो एक पीले रोब वाले योद्धा की बुरी आंखें उसका पीछा कर रही थीं। वह छोटा बच्चा आखिर में चला गया। खैर, तुम क्या सोचते हो? हम उससे कैसे निपटेंगे? यह आसान है, दूसरे योद्धा ने कहा। बस सही मौके का इंतजार करो और उसके परिवार को अगवा कर लो और उन्हें धमकी देने के लिए इस्तेमाल करो। वह कुछ राज छिपा रहा है, यह पक्का है, वरना वह जीवन और मृत्यु के जादुई नियमों को बदल नहीं पाता। इसके अलावा वह हैंगिंग माउंटेन की होली मदर और उस व्यक्ति का बेटा है। मैंने पहले ही जांच कर ली है, एक और योद्धा ने कहा, और इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि वह उस व्यक्ति का बेटा है। शायद वह उससे जुड़े कुछ राज भी जानता हो। वह व्यक्ति टाइटन सम्राट एकेडमी में एक वर्जित विषय है। कोई आश्चर्य नहीं कि अजय दुगु इस ध्रुव को एक शिष्य के रूप में क्यों चाहता था। वैसे हैंगिंग माउंटेन की होली मदर अब किस साधना स्तर तक पहुंच गई है? अचानक एक लंबी सफेद पोशाक में एक बुजुर्ग दिखाई दिया। यहाँ क्या चर्चा हो रही है? एल्डर व्हाइट स्टोन, सभी योद्धाओं ने कमर से झुकते हुए कहा। यह वही एल्डर व्हाइट स्टोन था जिसकी भुजा को तरुक ने काट दिया था। किसी तरह उसकी भुजा अब फिर से जुड़ गई थी। एक योद्धा ने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़े और कहा, एल्डर व्हाइट स्टोन सर, हम बस अजेय सोसाइटी पर नजर रख रहे थे। सभी राक्षस वापस आ गए और 3 दिन और 3 रातों तक एक बैठक की। फिर वे गायब हो गए, जिसमें ध्रुव भी शामिल था। लेकिन यह ध्रुव के कुछ महीनों के लिए एकांतवास में साधना करने के बाद हुआ। मुझे लगता है कि वह सफलता नहीं पा सका। ओह, तो उसे सफलता पाने में परेशानी हो रही है? एल्डर व्हाइट स्टोन के चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। उस बच्चे के पास अपनी साधना के आधार के बारे में निश्चित रूप से एक उच्च स्तर की समझ है। अगर वह सफलता नहीं पा सकता तो इसका मतलब है कि यह स्वर्ग और पृथ्वी बहुत कमजोर है। तो वह इतना शक्तिशाली है, लगता है कि उससे निपटने की कुंजी होली मदर ही है। ध्रुव एक बार फिर पूर्व समृद्ध हरे भरे महाद्वीप पर लौट रहा था, जिसका नाम उसने निश्चित रूप से ड्रैगन सम्राट महाद्वीप रख दिया था। उसकी स्थिति पहले से बहुत अलग थी। वह टाइटन सम्राट एकेडमी का एक समर्पित योद्धा और अजेय सोसाइटी का सदस्य था। उसके आते ही घटनाओं का एक पूरा सिलसिला शुरू हो गया। ड्रैगन मोनार्क सिटी में जयकारे गूंज उठे और आसमान में आतिशबाजी फूटने लगी। माहौल उल्लास और आनंद से भर गया। महाद्वीप को चलाने वाली वरिष्ठों की संसद में ध्रुव के भाई बहन शामिल थे, जिनमें स्वर्णिम और कई अन्य लोग भी शामिल थे, और उन्होंने तुरंत एक विशाल भोज का आयोजन किया। 9 प्रांतों के नेताओं के साथ साथ अनगिनत शहरों के प्रतिनिधियों और यहाँ तक कि कई भाग्यशाली आम लोगों को भी बुलाया गया था। आखिर में ज्यादातर लोगों ने टाइटन सम्राट एकेडमी के बारे में कभी सुना ही नहीं था, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने तुरंत इसकी घोषणा कर दी। ज्यादा देर नहीं लगी जब सबको पता चल गया कि ध्रुव 4 वन्य ग्रह मंडल के सबसे ऊंचे शैक्षणिक संस्थान में शामिल हो गया है। एकेडमी की तुलना में क्वेकडॉन महाद्वीप और हैंगिंग माउंटेन लगभग चींटियों जितने ही महत्वपूर्ण थे। इसका मतलब था कि ड्रैगन सम्राट महाद्वीप के पास अब एक शक्तिशाली रक्षक था जिस पर वह भरोसा कर सकता था। जो कोई भी समस्याएं पैदा करना चाहता था, उसे सोच समझकर काम करना होगा, वरना उसे टाइटन सम्राट एकेडमी के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे भोज चलता रहा, जो लोग शराब नहीं पी रहे थे वे भी उत्साह से नशे में धुत हो गए। एक समय हिमेश ने कहा, ध्रुव आओ मेरे साथ पियो। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा। तुम तो मानो स्वर्ग से आए अमर प्राणी हो। किसने सोचा होगा कि यानहेवन जैसी छोटी तुच्छ जगह से एक सच्चा ड्रैगन निकलेगा। हार्श ये कहकर उन्होंने साथ में शराब पी। अपने होंठ पोंछते हुए हिमेश ने आगे कहा, टाइटन सम्राट एकेडमी जाने के कुछ ही समय बाद आपकी माँ ड्रैगन मोनार्क सिटी में मिलने आई और आखिर में मैं उनसे फिर से मिल पाया। मैं उन शुरुआती दिनों के बारे में सोच भी नहीं सकता जब मैं उनसे पहली बार मिला था। अतीत को भूल जाइए पिताजी, ध्रुव ने मंद मुस्कान के साथ कहा।
भविष्य के बारे में सोचिए। आप तो हमेशा के लिए जीने वाले हैं, जानते हैं। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि हजारों लाखों साल की खुशियों का अनुभव कैसा होगा? क्या माँ ने ड्रैगन सम्राट महाद्वीप को बेहतर बनाने के लिए कुछ काम किया था? मुझे लगता है कि धूसर स्थान पहले से ज्यादा मजबूत है, शायद किसी अमर देवता की शक्ति के कारण। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु ध्रुव, भूत सम्राट यम ने कहा। अब तक उनकी अधीनता कोई दिखावा नहीं थी, क्योंकि ध्रुव का साधना आधार उनसे कहीं ज्यादा था। भूत सम्राट यम पहले ही 9वें चरण के ज्ञानोदय की खोज शुरू कर चुके थे, जिससे वे महाकाव्य गाथा के ड्रैगन बनने के बहुत करीब पहुंच गए थे। लेकिन उन्हें आभास हो गया था कि ध्रुव उन्हें थोड़े से प्रयास से ही इतनी बुरी तरह घायल कर सकता है कि वे पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाएं। परम पूज्य माता निरीक्षण दौरे पर आई थीं। महामहिम, उन्हें पता है कि आप इस महाद्वीप को एक ग्रह में बदलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अनेक स्वर्गों की दिव्य शक्ति का उपयोग करके उसे आदिम अराजकता मंत्र रचनाओं में गहराई तक पहुंचा दिया। इस कारण आदिम अराजकता पूरा ऊर्जा महाद्वीप के साथ और भी गहराई से जुड़ गई और उसके सार को 10 गुना बेहतर बना दिया। जादुई नियम अब ज्यादा स्थिर हैं और भूमिगत अयस्क और भी ज्यादा हैं। यहाँ तक कि जमीन की सतह भी आत्मिक मिट्टी में बदल गई है। भूत सम्राट यम के पास पवित्र माता की तारीफ करने में कोई कमी नहीं थी। ध्रुव ने अपना प्रभु नेत्र खोला और चारों ओर देखा तो उसे आसपास के शून्य में आदिम अराजकता की प्राण ऊर्जा और अमर जादुई नियम दोनों दिखाई दिए। हाँ, माँ ने निश्चित रूप से मेरे लिए एक उत्कृष्ट आधार बनाया है। अतीत में ड्रैगन सम्राट महाद्वीप एक छोटा सा तालाब था, लेकिन अब यह एक झील में बदल रहा था, और इसका मतलब था कि यह और भी ज्यादा शक्ति धारण कर सकता था। मुझे लगता है अब मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है, उसने सोचा। फिलहाल मैं अपनी पूरी ताकत से मौजूदा जमीनों का विस्तार करूंगा। मैं इस महाद्वीप को अभी ग्रह में नहीं बदल सकता, क्योंकि मेरे पास अभी पर्याप्त शक्ति नहीं है। इसके अलावा मुझे काम करने के लिए और भी जमीन चाहिए, शायद मेरे पास अभी जितनी जमीन है उससे 1000 गुना ज्यादा। तभी मैं इस जगह को क्वेकडॉन महाद्वीप जैसे ग्रह में बदल पाऊंगा और अपने अमर बच्चे को अर्ध अमर बनने में भी मदद कर पाऊंगा। भोज खत्म होने के बाद ध्रुव एकांत ध्यान में चली गई। सबसे पहले उसने इकट्ठा किए हुए सारे खजाने, स्पिरिट स्टोन, शिल्प सामग्री और शक्ति वाहन निकाले। फिर उसने ड्रैगन मोनार्क सिटी के बाहर एक मैदान में एक विशाल मंत्र रचना स्थापित की, जो नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ और प्राचीन नारकीय देवताओं की शक्ति के अनुसार थी। इस दल में चांसलर सन मून, यांग चाओ गुआंग, देवांकर, अन्य महान संत और उनके सभी भाई बहन भी उपस्थित थे। ये ड्रैगन सम्राट महाद्वीप के प्रमुख व्यक्ति थे और वे सहायता प्रदान करने के लिए उपस्थित थे। ध्रुव, क्या तुम इस महाद्वीप को और ऊंचे स्तर पर ले जाने की योजना बना रही हो? हिमेश ने पूछा। तुम्हारी माँ ने कहा था कि हाल ही में 4 जंगली ग्रह प्रणालियों में काफी गतिविधियां ये हुई हैं और अमर दुनिया संगठित हो रही है। यह देखते हुए कि हमारा ड्रैगन सम्राट महाद्वीप इन ग्रह प्रणालियों की सीमा पर है, ये हमें किसी भी हमले के लिए एक आदर्श मंच बनाता है। ये हमारे लिए एक आपदा होगी। मेरे पास इस स्थिति से निपटने की एक योजना है, ध्रुव ने शांति से कहा। मैंने मूल रूप से इस महाद्वीप को अपने ड्रैगन क्षेत्र का हिस्सा बनाने की आशा की थी। दुर्भाग्य से मेरी साधना का स्तर अभी भी इसके लिए बहुत कम है और अभी मैं कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। शुक्र है कि मुझे एक अमर भ्रूण प्राप्त हुआ जो तेजी से ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। आज मैं देवताओं की सेना के लिए रास्ता बनाने हेतु शैतानों के अवशेषों को बिछा दूंगा। नर्क का मांस और रक्त उन्हें बलि के रूप में अर्पित किया जाए। गड़गड़ाहट। अपने हाथ की एक लहर से उसने मंत्र रचना को सक्रिय कर दिया, जिससे ग्रैंड सम्राट का शिवालय हवा में ऊपर उठ गया, जो कई अमर कणों से चमक रहा था। एक शिशु के रोने जैसी आवाज सुनाई दी और उसका अमर बच्चा प्रकट हुआ, जो संरचना के केंद्र में उड़ रहा था। उसके चारों ओर अनगिनत घूमते हुए जादुई खजाने थे, जैसे स्वर्ग को नष्ट करने वाला धनुष, स्वर्ग को नष्ट करने वाले तीर और गोल्डन ड्रैगन स्केल गॉड्स गिफ्ट। ध्रुव ने जो भी खजाने और सामग्री इकट्ठा की थी, उसे वह मंत्र रचना में अमर बच्चे को दे रहा था। सच तो यह था कि अपनी साधना के स्तर को देखते हुए उसे सच में किसी जादुई खजाने की जरूरत नहीं थी। वह खुद युद्ध में सबसे शक्तिशाली हथियार था, क्योंकि वह प्राचीन शैतानों को चीर सकता था, स्वर्ग को चकनाचूर कर सकता था, नर्क को कुचल सकता था और स्वर्ग के भवनों को बुला सकता था। आगे आओ, नर्क पोर्टल। उसके पीछे द्वार फट पड़ा। वह अनगिनत हड्डियों और कांटों से बना था और शैतान देवताओं के खून से सना हुआ था।
वहां मौजूद सभी लोग ध्रुव के करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य थे और इसलिए वे उसकी साधना के आधार से और इस तथ्य से भी परिचित थे कि वह नर्क से दुष्टात्माओं को बुला सकता था। इसलिए वे जो देख रहे थे उससे उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। तुरंत ही नर्क द्वार से चीखें गूंजने लगीं। जैसे ही द्वार खुला, उसमें से नरकीय मानसून फूट पड़ा, जिसके पीछे दुष्ट शैतानों की सेनाएं निकल पड़ीं। सबसे आगे टिड्डियों जैसे कांस्य ज्वलंत राक्षस शैतानों की अंतहीन लहरें थीं और ये सभी पौराणिक स्तर के थे। ऐसा लग रहा था मानो वे सभी ब्रह्मांड पर ही युद्ध छेड़ने पर आमादा हों। हालांकि नर्क पोर्टल से बाहर आने के बाद और इससे पहले कि वे कुछ भी कर पाते, वे विस्फोटित हो गए और उनकी सारभूत ऊर्जा मंत्र संरचना में समा गई, जिससे उनके पीछे केवल बिखरी हुई लाशें ही बचीं। लाखों करोड़ों कांस्य ज्वाला राक्षसों के फटने से चीखें गूंज उठीं और हर जगह लाशों के पहाड़ दिखाई देने लगे। लीन हो जाओ, ध्रुव ने अपनी उंगली हिलाते हुए कहा। तुरंत एक काला छेद प्रकट हुआ जिसने सभी लाशों को अपने अंदर खींच लिया। उंगली हिलाते हुए कहा। तुरंत एक काला छेद प्रकट हुआ जिसने सभी लाशों को अपने अंदर खींच लिया। इन शैतानों की लाशों का इस्तेमाल किसी शानदार चीज को बनाने में किया जाए। जैसे जैसे नर्क का द्वार बड़ा होता गया, ध्रुव हवा में ऊपर उड़ती गई, दसियों हजार मीटर ऊंचा और 1000 किलोमीटर चौड़ा होता गया। फिर उसके भीतर से और भी शैतान राक्षस बाहर निकले। विज एक सुनहरा पूरा शैतान उभरा, लेकिन तुरंत पिघल गया और जमीन का हिस्सा बन गया। और अधिक सुनहरे पूरा शैतान बाहर आ गए। उनके झुंडों ने आकाश को अस्पष्ट कर दिया और उन सभी ने एक ही काम किया। पर्यवेक्षकों को सभी प्रकार के जादुई नियमों का आभास हो रहा था, जो संपूर्ण ड्रैगन सम्राट महाद्वीप में परिवर्तन ला रहे थे। शैतान देवताओं की लाशों का उपयोग सच में उनके पैरों के नीचे की जमीन को फिर से बनाने के लिए किया जा रहा था। ध्रुव ने तरह तरह के शैतानों को बुलाना जारी रखा, जिनमें सींग वाले बकरे जैसे शैतान, मिनोटॉर जैसे शैतान, वार्डुएल जैसे शैतान, ग्लोमडार्क जैसे शैतान और यहाँ तक कि असुर भी शामिल थे। ये महान ड्रैगन जैसे शैतान थे, लेकिन खुले में प्रकट होते ही ये सभी मर जाते थे। अचानक ध्रुव के एक कट्टर भाई अरमान की कर्कश चीख सुनाई दी। शक्ति के उतार चढ़ाव और जादुई नियमों की हलचल के कारण कुछ घटित हो रहा था। बिना किसी चेतावनी के उस पर बिजली गिरने लगी। हालांकि वह अभी भी एक लीजेंडरी था। उसने अभी अभी एक सफलता हासिल की थी, तीसरे रूपांतरण से 60वें रूपांतरण तक छलांग लगाते हुए। यह 4 पूर्ण स्तरों की छलांग थी, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। समृद्ध महाद्वीप के जमाने में दिग्गजों के लिए कोई भी उपलब्धि हासिल करना बहुत मुश्किल काम था, यहाँ तक कि उन्हें प्रतिभाशाली माना जाता था। कभी कभी लोगों को एक भी सफलता हासिल करने में 1000 साल लग जाते थे, लेकिन अब अरमान एक रॉकेट की तरह तेजी से आसमान में ऊपर उठ रहा था। शायद इसे साधना में धोखाधड़ी भी माना जा सकता है। गड़गड़ाहट, एक विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ। उसका रक्त इतना तेज था कि उसमें से मृत्यु की स्पष्ट आभा निकल रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि 5वें चरण का प्रकाश राजा था, जिसे ध्रुव ने नर्क की गहराई से खींचकर ऊपर लाया था। भूत सम्राट यम ने सहज ही एक चीख मारी और लगभग घुटनों के बल गिरकर आराधना करने लगे। आखिर में वे नर्क से आए एक दुष्ट दानव थे, इसलिए नर्कवासी के रूप में इस तरह के कुलीन लोगों को देखना उनके लिए लगभग असहनीय था। नर्क में पद व्यवस्था का सख्ती से पालन होता था, और जब उच्च रक्त वाले लोग निम्न रक्त वालों से मिलते थे तो उच्च रक्त वाले निम्न रक्त वालों को पूरी तरह दबा देते थे। और फिर भी जैसे ही शक्तिशाली राक्षस प्रकट हुआ, ध्रुव ने अपना हाथ लहराया, जिससे वह चिपचिपा रक्त में बदल गया, जो जमीन में बह गया। यह प्रक्रिया और भी महान ड्रैगन नर्कवासियों के साथ जारी रही, जिन्हें वह महानता के नर्क में अपनी नवजात दिव्यता के कारण बुला सकता था। दुर्भाग्य से इस तथ्य के बावजूद कि वह वहां से ऐसी संस्थाओं को बुला सकता था, वह वहां जाने के लिए नर्क पोर्टल का उपयोग नहीं कर सका। कई शक्तिशाली विमान ऐसे ही थे। उनसे निकलना तो आसान था, लेकिन उनमें प्रवेश करना कठिन। इस संबंध में वे नश्वर शहरों की तरह थे, जो नागरिकों को स्वतंत्र रूप से बाहर जाने देते थे, लेकिन प्रवेश पर सख्त नियंत्रण रखते थे। और इस तरह ध्रुव ने दुष्ट शैतानों की धाराओं को बुलाया और उनकी हड्डियों का उपयोग देवताओं की सेना के लिए गौरव पैदा करने के लिए किया। एक के बाद एक 5वें चरण के महान ड्रैगन दुष्ट शैतानों का वध किया गया और उन्हें ड्रैगन सम्राट महाद्वीप में समाहित कर दिया गया।
भूत सम्राट यम पूरी तरह से हैरान थे, लेकिन साथ ही यह भी गिन रहे थे कि कितने महाड्रैगन राक्षस दानवों की बलि दी जा रही है। 1000, 2000, 5000। हे भगवान, मुझे मत बताना कि वह सचमुच राक्षस दानवों की लाशों से कोई ग्रह बनाने वाला है। अनगिनत शैतानों की लाशें ड्रैगन सम्राट महाद्वीप में डाली जा रही थीं। परिणाम स्वरूप इसकी सीमाएं तारों भरे आकाश में तेजी से फैल रही थीं। वहां के आम लोग और किसान महसूस कर सकते थे कि बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो रहे हैं। शुक्र है कि यह एक बहुत ही शांत और शांतिपूर्ण विस्तार था, जहां कोई भूकंप, ज्वालामुखी या ऐसी कोई चीज नहीं थी। कई दिन और रात बीत जाने के बाद ड्रैगन मोनार्क महाद्वीप पहले की तुलना में 100 गुना बड़ा हो गया था और लगातार बड़ा होता जा रहा था। हालांकि यह अभी भी क्वेकडॉन महाद्वीप से तुलना नहीं कर सकता था और ग्रह बनने के लिए कहीं भी तैयार नहीं था। इसकी उपसंरचना, सार, भूभाग, तत्वावधान और ग्रह स्पेस सभी में सुधार हुआ था। दूर से तारों भरे आकाश में यह शून्य में एक विशाल महाद्वीप जैसा लग रहा था, जो चमकते हुए ड्रैगन कणों से घिरा हुआ था और शक्ति से स्पंदित था। इसका धूसर क्षेत्र विकसित हो रहा था और यह लगातार अपने आसपास से स्थानिक शक्ति को अवशोषित कर रहा था। इस प्रक्रिया में कितने राक्षस शैतान शव महाद्वीप में समा गए थे। ध्रुव ने तो अपना रास्ता खो दिया था, लेकिन भूत सम्राट यम ने नहीं। 30,000 महान ड्रैगन राक्षस ड्रैगन सम्राट महाद्वीप में समा गए थे। उन्होंने सच में अनगिनत राक्षसों की लाशों का इस्तेमाल देवताओं की सेना के लिए एक भूमि बनाने के लिए किया था। अगर आप पूर्व समृद्ध रसीला महाद्वीप और पश्चिमी महाद्वीप से आए सभी महान ड्रैगन को मिला दें तो भी कितने होंगे? शायद 3000 भी नहीं। यह एक अच्छा अनुमान था। आखिर में ध्रुव द्वारा दोनों महाद्वीपों पर जीत पाने और उन्हें एकीकृत करने से पहले इस समृद्ध महाद्वीप में केवल 4 संस्थानों के कुलपति और ड्रैगन पूर्वज राजवंश के सम्राट ही थे। इससे यह संकेत मिलता था कि महाद्वीप की जीवन शक्ति खुद इतनी कमजोर थी कि वह 5 महान ड्रैगन से ज्यादा का पोषण नहीं कर सकती थी। किसी व्यक्ति को महान ड्रैगन स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत समय और प्राण शक्ति के विशाल संचय की जरूरत होती थी। दुर्भाग्य से समृद्ध महाद्वीप में प्राण शक्ति बहुत सीमित थी और वर्षों से क्षीण होती जा रही थी। इसीलिए कम से कम महान ड्रैगन ही उभरे। और फिर भी ध्रुव ने अपने आसपास की भूमि में 30,000 महान ड्रैगन राक्षस शैतानों के अवशेषों को दफना दिया था और उनका उपयोग अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किया था तथा महाद्वीप के भीतर ही एक ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाह को जन्म दिया था। किसी भी स्थान पर महान ड्रैगन की संख्या सीमित होगी, न केवल प्राण ऊर्जा की गुणवत्ता के कारण बल्कि विश्व के सार द्वारा उत्पन्न ऊर्जा प्रवाह के प्रकार के कारण भी। एक महाद्वीप कुछ मायनों में एक जीवित प्राणी था और यदि उसने बहुत से श्रेष्ठ विशेषज्ञों को जन्म दिया जो आपस में लड़ने लगे तो इससे व्यापक विनाश हो सकता था। इसलिए एक महाद्वीप अपनी सुरक्षा के लिए महान ड्रैगन की संख्या सीमित कर देता था। विशेषज्ञों की संख्या पर खड़े नियंत्रण के कारण समृद्ध सुंदर महाद्वीप के लिए एक अर्ध अमर को उत्पन्न करना असंभव होता। आखिर में एक अर्ध अमर इतना शक्तिशाली होता कि वह लगभग बिना किसी प्रयास के या शायद अनजाने में भी पूरे महाद्वीप को नष्ट कर सकता था। कोई भी महाद्वीप ऐसी किसी भी चीज को जन्म नहीं दे सकता जो उसके अपने विनाश का कारण बन सके। सच तो यह है कि महान ड्रैगन स्तर का 7वां चरण भी तकनीकी तौर पर बहुत शक्तिशाली था। इसीलिए समृद्ध सुंदर महाद्वीप से बाहर अपनी यात्राओं के दौरान मिले किसी सौभाग्य से चांसलर अर्धअमर ने अपनी नवजात दिव्यता को किसी अन्य स्थान पर स्थापित कर दिया, वरना वह कभी भी 7वें चरण तक नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर किसी महाद्वीप, ग्रह या लोक में अपनी नवजात दिव्यता को स्थापित करना साधना स्तर को सफलतापूर्वक बढ़ाने की कुंजी होती है। इसलिए जो कोई भी अपनी नवजात दिव्यता को समृद्ध महाद्वीप में स्थापित करता है वह कभी भी महाड्रैगन स्तर के 6ठे चरण को पार नहीं कर पाता। जहां तक क्वेकडॉन महाद्वीप का प्रश्न है, वहां स्थापित होने से व्यक्ति की क्षमता अर्ध अमर स्तर तक सीमित हो जाती है। टाइटन सम्राट स्वर्ग जैसे अमर विमान में स्थापित होने से किसी को अपनी साधना को विध्वंसक स्तर तक ले जाने की अनुमति मिल जाएगी। और हाँ, ध्रुव ने अपने नवजात देवत्व को महानता के नर्क में स्थापित कर दिया था, जो एक प्राचीन और सभी नरकों में सबसे भव्य नर्क था। एक ऐसा स्थान जिसने कभी देवताओं की सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। कौन जानता था कि वहां स्थापित एक नवजात देवत्व पर क्या सीमाएं लगाई जाएंगी। आखिर में हेलटंग में महानता का अर्थ भव्य होता है और साफ तौर पर केवल सबसे भव्य सत्ता ही सबसे भव्य नर्क से ऊपर उठ सकती है।
यह तथ्य कि 30,000 महान ड्रैगन राक्षस शैतान अब ड्रैगन सम्राट महाद्वीप में दफनाए गए थे, इसका मतलब था कि यह सैद्धांतिक रूप से 30,000 महान ड्रैगन को अस्तित्व में रहने की अनुमति दे सकता था। इस तथ्य का जिक्र नहीं किया गया कि मारे गए कुछ शैतानों का खून खास तौर पर मजबूत था, जैसे कि इन्फर्नल फोक जो शैतानों में कुलीन थे। और फिर भी ध्रुव का काम खत्म नहीं हुआ था। उसने महाड्रैगन स्तर पर और भी शैतानों को बुलाना जारी रखा। आखिर में नर्क अमर लोगों की तरह होते हैं, उनकी भी अलग अलग श्रेणियां होती हैं और महानाता का नर्क सबसे ऊंची श्रेणियों में से एक था। अन्य स्थानों जैसे कि हेल्स ऑफ यूफोरिया, स्कोचिंग फ्लेम, फ्रीजिड आइस या मडपिट्स की तुलना शायद नहीं की जा सकती। दुर्भाग्य से ध्रुव के साधना आधार ने बीजाणु शैतान की वृद्धि को सीमित कर दिया, जिसका मतलब था कि वह केवल 5वें चरण के महान ड्रैगन को ही बुला सकता था। यहाँ तक कि यह तथ्य कि उसके अमर बच्चे के पास 5वें चरण का साधना आधार था भी काम नहीं आया, क्योंकि उसका अमर बच्चा नर्क द्वार को नहीं बुला सकता था। केवल ध्रुव का सच्चा स्वरूप देवसेना मुहर के साथ ही ऐसी शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम था। राक्षस शैतान रेत की तरह बरस पड़े, जिसे ड्रैगन सम्राट महाद्वीप को बल मिला, उसे शक्ति मिली और उसका सार फलने फूलने लगा। साथ ही उन्होंने महाद्वीप की गहराइयों में हवा और बिजली के तूफान भी पैदा कर दिए। हवा कोमलता का प्रतीक थी और बिजली कठोरता का, और कोमलता और कठोरता का संयोजन अनंत काल का प्रतीक था। भूत सम्राट यम पूरी तरह से हैरान भाव से धीमी आवाज में गिनती जारी रखे हुए थे। 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, ये संख्या बढ़ती ही गई और ड्रैगन मोनार्क महाद्वीप गहराई से कांपता रहा, जब तक कि उसकी गहराई में तारों की रोशनी का एक प्रवाह प्रकट नहीं हो गया। यह एक भंवर बन गया जो एक नए ग्रह मंडल के निर्माण का प्रारंभिक संकेत था। साफ तौर पर ड्रैगन मोनार्क महाद्वीप में न केवल एक ग्रह बल्कि एक पूर्ण ग्रह मंडल बनने की क्षमता थी। यह योर वाइल्ड्स ग्रह मंडल की तरह ही ग्रहों का एक भव्य और विस्तृत संग्रह बन सकता था। ठीक है, योर वाइल्ड्स का हृदय खंड, ध्रुव ने अचानक सोचा। एक विचार के साथ उसने देवसेना के स्वर्ग से हृदय खंड निकाला और उसे महाद्वीप के भीतर गहरे तारों के प्रकाश के भंवर में भेज दिया। अगर मैं योर वाइल्ड्स हार्ट के सभी टुकड़ों को इकट्ठा कर सकूं और उन्हें एक साथ जोड़ सकूं, तो ड्रैगन मोनार्क महाद्वीप की क्षमता के लिए इसका क्या मतलब होगा? अचानक वह ऐसा करने की महत्वाकांक्षा से भर गया। दिल के सभी टुकड़ों के साथ साथ असंख्य विश्व सम्राट चार्ट में उसे जो भी खजाने मिल सकते थे, उससे यह बहुत संभव लग रहा था कि वह ड्रैगन सम्राट महाद्वीप को एक ग्रह प्रणाली में बदल सके। शायद यह पुराने योर वाइल्ड्स जितना भव्य न हो, लेकिन शायद यह उसके लिए अर्ध अमर स्तर तक पहुंचने के लिए काफी होगा। यह कहना असंभव था